स्टोरी की शुरुआत में हमें 2167 ईयर का सीन दिखाया जाता है, जहां बताया जाता है डीमन क्लैन ने इंसानियत के आखिरी टेरिटरी को भी अपने कब्जे में ले लिया। इंसानों की दुनिया अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। फिर उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है। फिर बताया जाता है इसका नाम सी चैन है और ये एक ट्रिपल एस रैंक का वोल्ट एसासिन है। फिर वो बताता है 7 साल पहले कई सारे डीमन किंग अचानक से हमारे दुनिया में आ गए। डीमन किंग ग्लूटोन ने डीमन क्लैन को लीड किया और इंसानियत की ताकतवर फोर्स को कुचल दिया। फिर उसके बाद हमें डीमन किंग ग्लूटोन को दिखाया जाता है, जो कहता है तुम इंसानियत की आखिरी उम्मीद कहने के लायक हो। तुम्हारे अलावा तुम्हारी पूरी स्पीशीज कचरे के अलावा कुछ भी नहीं थी। फिर उसके बाद वो अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है अब तुम एकमात्र अपना बचा हुआ काम को पूरा करो, मेरा खाना बन जाओ, मेरे पावर को बढ़ाने का सोर्स बन जाओ। फिर उसके बाद वो अपने हाथ से उसके एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके वजह से सी चैन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर वो सोचने लगता है मेरी छोटी बहन, मेरे कॉमरेड, मेरे मास्टर और वो इंसान जिसकी मैं परवाह करता था, तुम सभी मॉन्स्टर ने उन्हें मार दिया। भले ही ये उनके लिए हो, मैं तुम सभी को अपने साथ नर्क में ले जाऊंगा। फिर वो अपने ट्रिपल एस रैंक अल्टीमेट स्किल टर्मिनस आर्क का यूज करता है, जिससे उसके अंदर से जबरदस्त लाइटनिंग निकलने लगता है। उसकी पूरी बॉडी लाइटनिंग से ग्लो करने लगती है, जिसे देखकर डीमन किंग ग्लूटोन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा। फिर दिखाया जाता है सी चैन का बॉडी में क्रैक आने लगता है और वो मरते हुए अपने छोटे बहन मास्टर और अपने मदर फादर के बारे में सोच रहा था। फिर वो मनी मन कहता है ठीक है, अब हम जल्द ही मिलेंगे। ये बहुत बुरा है कि मैं ताकतवर नहीं था, काश मैं और भी ताकतवर हो पाता। और वहीं डीमन किंग ग्लूटोन कह रहा होता है तुम कीड़े मकोड़े स्पीसीज, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। पर अगले ही पल उस ब्लास्ट के साथ वो डीमन किंग के साथ साथ वो पूरा जगह तबाह हो जाता है। और वहीं सी चैन की बॉडी भी तबाह होने लगती है और वो मरते हुए सोचने लगता है काश मैं डीमन क्लैन के अड्डे का पहले से पता लगा पाता, काश मैं सबसे पहले डीमन किंग को अपेयर होने से पहले रोक पाता तो मैं उन्हें बचा सकता था। फिर उसके बाद जैसे ही सी चैन का आंखें खुलता है तो वो जिंदा रहता है और उसकी मलहम पट्टी हुई होती है और वो बिस्तर में पड़ा होता है। फिर वो सोचने लगता है क्या मैं अभी तक नहीं मरा, आखिर ये जगह कौन सी है। फिर उसके बाद वो खिड़की के पास जाकर नीचे देखने लगता है तो ये एक हॉस्पिटल था। उन्हें देखकर सी चैन सोचने लगता है हमारी दुनिया तो पहले ही तबाह हो गई थी, तो आखिर इतने सारे लोग कहाँ से आए। फिर वो अपने शक्ल को आईने में देखकर हैरान होते हुए सोचने लगता है ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 10 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था मैं अपने पास्ट में वापस आ गया हूँ। फिर तभी उसके सामने कुछ अपेयर होने लगता है और ये उसका सिस्टम विंडो था जिसमें लिखा था ग्लूटेनी पावर का फ्यूजन पूरा हो गया है। फिर वो सोचने लगता है मैं सब कुछ होने से पहले पास्ट में वापस आ गया हूँ, मैं 10 साल पहले 2157 में आ गया हूँ। ये डीमन किंग के आने के 3 साल पहले का समय है। 3 साल बाद 2116 में पहला डीमन किंग रैथ इस दुनिया में आएगा और रैथ ही वो डीमन किंग है जिसने हेल के दरवाजे को खोला था। उसके बाद एक एक करके डीमन किंग आने लगे और वो थी इस दुनिया की तबाही की शुरुआत और इसी कारण से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन अब मैं अपने पास्ट में वापस आ चुका हूँ। अगर मैं फर्स्ट डीमन किंग रैथ को हरा दिया तो मैं हेल के दरवाजे को खोलने से रोक सकता हूँ। मुझे सब कुछ बदलने का एक मौका मिला है। अगर इसकी बात की जाए तो ये ग्लूटनी पावर का इंटरफेस क्या है। आँख खोलते ही ये मेरे आंखों के सामने हवा में फ्लोट कर रहा है। फिर उसके बाद वो उसे जैसे ही छूता है उसका इंफॉर्मेशन आ जाता है। उसे देखकर सी चैन सोचने लगता है ये क्या है, ये तो किसी गेम के कैरेक्टर स्टेट्स के जैसे लगता है। फिर दिखाया जाता है उसके सभी स्टेट्स 100 होते हैं। फिर वो सोचने लगता है मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, पास्ट में मैंने अपने अवेकन पावर का यूज करके फाइट किया। इस दुनिया में 10,000 लोगों में से सिर्फ एक ही अवेकन हो सकता है और मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों की एडमिशन होती है जिनके अंदर अवेकन होने का पोटेंशियल होता है, नेशनल अवेकन यूनिवर्सिटी। लेकिन बदकिस्मती की बात है मैं अपने कॉलेज के दौरान कभी भी अवेकन नहीं हो पाया। 4 साल तक मैंने एक कचरे की तरह जिंदगी को जिया था, मुझे कोई भी पीट कर चला जाता था, शायद इसीलिए मैं हॉस्पिटल में जागा। फिर तभी उसके सामने फिर से सिस्टम विंडो आ जाता है जहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन लिखा होता है और उसके पास्ट लाइफ के वोल्ट एसासिन क्लास को भी दिखाया जाता है। उसे देखकर सी चैन सोचने लगता है ये तो मेरे पास्ट लाइफ का क्लास है, मैं अपने बॉडी के अंदर इस पावर को थोड़ा बहुत महसूस कर सकता हूँ। क्या मेरी पास्ट लाइफ की पावर मेरे रिग्रेस होने के साथ मुझे इनहेरिट में मिला है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पहले ही अवेकन हो गया हूँ? चलो अपनी पावर को टेस्ट करके देखते हैं। और वहीं उसके ऊपर सिस्टम विंडो में क्लास चेंज दिखाया जाता है और इसी के साथ सी चैन के अंदर से लाइटनिंग भी निकलने लगा था। फिर उसके बाद तभी वहाँ दरवाजा खुलता है। फिर बताया जाता है इसका नाम मा लोंग है और ये
एक ई रैंक का फ्लोरा चैंटर है और ये सी चैन का एक अच्छा दोस्त भी है। फिर वो सी चैन को कहता है तुम जाग गए, क्या तुम ठीक हो? फिर सी चैन कहता है हाँ मुझे अब ठीक लग रहा है। फिर सी चैन सोचने लगता है जैसे कि मैंने सोचा था, इस सिस्टम विंडो को मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं देख सकता। फिर वो उसे चेक करते हुए कहता है तुम तो बहुत जल्दी ठीक हो गए हो, तुम्हें तो कल बुरी तरह से पीटा गया था। एक अवेकनर भी इतना तेजी से रिकवर नहीं होता है जितना तेजी से तुम ठीक हो गए हो। फिर सी चैन बताता है ये मेरे कॉलेज का रूममेट है। भले ही वो एक अवेकनर बन गया लेकिन वो सबसे लो टायर का अवेकनर है। मेरे पास्ट लाइफ में डेमन किंग के तीसरे दिन के अटैक में ये मारा गया था, लेकिन अभी ये मेरे सामने जिंदा खड़ा है। मैं इस पल को महसूस कर सकता हूँ, मैं सच में वापस आ चुका हूँ। फिर वो उसे ले जाते हुए कहता है कल रैंक असेसमेंट का टेस्ट है, अब जब तुम ठीक हो तो तुम्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए। भले ही तुम अभी तक अवेकन नहीं हुए हो लेकिन ये ग्रेजुएशन के एवोल्यूशन का एक पार्ट है। फिर उसके बाद हमें उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग अपने अवेकन पावर का प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहीं कुछ लोग अपने पावर का यूज करते हुए खेल रहे थे। फिर वहाँ सी चैन आते हुए कहता है इतने सारे लोगों को देखे हुए काफी लंबा समय हो गया है। फिर मालोंग कहता है क्यों न इस जगह के बदले हम फील्ड में घूमे। फिर सी चैन सोचने लगता है मैंने सब कुछ खो दिया था, अगर मैं अभी कुछ नहीं करूंगा तो मैं फ्यूचर में फिर से सबको खो दूंगा। मुझे अपने प्लान के हिसाब से चलना होगा, जितनी जल्दी हो सके मुझे लेवल अप करना होगा। इस समय में अवेगन का लेवल अप करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है डीमंस के अड्डे के मॉन्स्टर को मारना। लेकिन डीमन लेयर्स सिर्फ बड़े गिल्ड के पास ही होते हैं, इसलिए आउटसाइडर के पास लेवल अप करने का कोई तरीका नहीं होता। अगर ये मेरे अभी के स्टेट्स हैं तो मेरी ताकत एक अवेकनर और मॉन्स्टर के कंपेयर में क्या होगी। गवर्नमेंट ने अवेकनर और डीमन बीस्ट को अलग अलग रैंक दिया है, जिसमें से एस रैंक हाईएस्ट और ई रैंक लो होता है। इस स्कूल के ज्यादातर अवेकनर ई रैंक पर अटके हुए हैं। जो लोग काफी ज्यादा जीनियस होते हैं सिर्फ उन्हें ही गिल्ड सपोर्ट करता है। मैं थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता हूँ असेसमेंट में मेरी रैंक क्या होगी, मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहूंगा। फिर तभी एक वॉलीबॉल मालों के चेहरे के ऊपर लग जाता है, जिससे टकराने के बाद वो जमीन पर नीचे गिर जाता है। फिर जो लोग वॉलीबॉल फेंके होते हैं वो लोग कहते हैं हे क्या ये सी चैन और मालोंग नहीं है? इन्हें पीटे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ और ये इतने जल्दी ठीक हो गए। और उसे देखकर मालोंग घबराते हुए कहता है हम लोग कितना ज्यादा अनलक्की हैं, हम लोग उससे बचने की कोशिश कर रहे थे फिर भी हम उससे टकरा गए। फिर वो बोली दूसरे बोली को कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि ये दोनों हमारी पिटाई को झेल सकते हैं। मैं यहाँ बॉल खेल रहा हूँ तो तुम लोग यहाँ ड्रिंक के लिए पैसे क्यों नहीं लेकर आए? फिर मालोंग कहता है हमें माफ कर दो, हम अभी इसे खरीद कर लेकर आ जाते हैं। फिर सी चैन कहता है तुम गलत नहीं हो, पर माफी तुम लोगों को मांगनी चाहिए ना कि हमें। फिर सी चैन सोचने लगता है इसे देखकर मुझे पास्ट की बेकार मेमोरीज याद आ गई। फिर दिखाया जाता है सी चैन के चेहरे को वो बुली पानी में डुबा रहा होता है और वहीं जमीन पर पड़ा मालोंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो बुली कहता है हमें क्यों रुकना चाहिए, उल्टा मैं तो इसकी मदद कर रहा हूँ, वो अभी तक अवेकन नहीं हुआ है इसलिए हम अवेकन होने में उसकी मदद कर रहे हैं। और ये सब कहते हुए वो और उसके चमचे काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो छोड़ के उसे जाने लगते हैं और वो जाते हुए कहते हैं ऐसा लगता है वो बेहोश हो गया है, अभी इसके साथ खेलना बेकार है। और वहीं जमीन पर सी चैन पड़ा होता है, जिसके पास मालोंग आते हुए कहता है सी चैन क्या तुम ठीक हो? फिर सी चैन कहता है आखिर क्यों, वो हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? डीमन सिर्फ डीमन लेयर्स के अंदर नहीं होता बल्कि डीमन इंसानों के अंदर भी होता है और वो लोग सी चैन को जब मन चाहे जैसा चाहे वैसे बुली किया करते थे। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सी चैन उस बुली को माफी मांगने के लिए कह रहा होता है। फिर वो बुली कहता है तुमने अभी क्या कहा? फिर मालोंग कहता है सी चैन तुम ये क्या बोल रहे हो? फिर बताया जाता है इसका नाम गोंग चैंग होता है और ये एक ई रैंक का फ्लावर सोल्जर होता है। फिर सी चैन बताता है इसका नाम गोंग चैंग है और वो कमजोर लोगों को इसलिए बुली करता है क्योंकि उसका बड़ा भाई स्टूडेंट काउंसिल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट है। अगर उसके बड़े भाई का सपोर्ट को छोड़ दे तो वो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद गोंग चैंग और उसके चमचे अपने अवेकन पावर को यूज करने लगते हैं और वहीं आसपास के लोग हंसते हुए बात कर रहे होते हैं कि आज फिर से सी चैन गोंग चैंग के हाथों से पीटने वाला है। और वहीं सभी लोग उसके और मालोंग के बारे में काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगते हैं। फिर उसके बाद गोंग चैंग सी चैन के पास आते हुए कहता है
तुमने अभी क्या कहा था? अगर तुम में हिम्मत है तो फिर से बोल कर दिखाओ। फिर सी चैन कहता है, अब से हमें परेशान मत करना। फिर उसके बाद गोंग चैन पंच मारते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें और बुरी तरह से मारने की जरूरत है। पर सी चैन बड़ी ही आसानी से उसके रॉक वाले हाथ के ऊपर पंच मारता है, पर उसका रॉक का हाथ भी दर्द करने लगता है और वो चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर वहाँ सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं, अभी क्या हुआ? क्या उसने सच में गोंग चैन के पंच को ब्लॉक कर लिया? लेकिन वो तो अवेकन नहीं हुआ था, तो वो एक अवेकनर के पंच को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? फिर गोंग चैन कहता है, तुम कमजोर अनावेकंट कमीने कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पंच को ब्लॉक करने की? फिर सी चैन कहता है, यह सच में काफी बढ़िया समय है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे उल्टा बात करने की? फिर दिखाया जाता है वो लाइटनिंग को रिलीज करने लगता है और उसके क्लास चेंज का भी नोटिफिकेशन आ गया था और वो एक लेवल 1 का वोल्ट असैसिन बन गया था। और इसके साथ उसके पहले के कुछ स्किल्स भी उसके पास थे और उसका स्ट्रेंथ 2 गुना और उसका स्पीड 3 गुना बढ़ गया था। और उसे देखकर मालोंग हैरान होते हुए कहता है, आखिर तुम अवेकन कब हुए? पर सी चैन अपने लाइटनिंग को रिलीज करते हुए गोंग चैंग को बुलाने लगता है, पर इस बात से गोंग चैंग काफी गुस्सा हो गया था और वो अपने एक स्किल इमोर्टल डिमन आर्मर को यूज करता है। फिर वो सी चैन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम मेरा जानलेवा थ्रस्ट का स्वाद को भूल चुके हो। पर उसके अटैक करने से पहले सी चैन उसके पास आ जाता है और अपने हाथ में लाइटनिंग को रिलीज करते हुए उसके चेहरे पर जबरदस्त पंच मार देता है और इस पंच की वजह से वो जमीन पर टप्पा खाते हुए दूर फेंका जाता है, जिसे देखकर वहाँ सभी लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो गोंग चैंग जैसे बंदे को सिर्फ एक ही पंच में हवा में कैसे उड़ा सकता है। और वहीं मालोंग इसे देखकर हक्का बुक्का हो गया था। फिर गोंग चैंग के चमचे कहते हैं, क्या ये सच में सी चैन है? आखिर ये कैसे हो सकता है? और वहीं जमीन पर पड़ा हुआ गोंग चैंग कहता है, तुम कमीने गई कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर घात लगाकर अटैक करने की? फिर वो अपने चमचों को कहता है, तुम बेवकूफ लोगों, क्या तुम लोग सिर्फ खड़े होकर देखते रहोगे? पर उनके चमचों के मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो लोग सी चैन के ऐसे लुक को देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। पर गोंग चैन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। पर सी चैन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे इतना जोर से दबाता है कि उसके डीमन आर्मर के साथ साथ उसकी हाथ की हड्डियां भी टूट जाती हैं। फिर वो अपने दूसरे हाथ में लाइटनिंग को रिलीज करते हुए कहता है, तुम काफी कमजोर हो, और कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे पर कई सारे पंच की बारिश कर देता है। फिर उसके बाद वो गोंग चैंग के ऊपर एक आखिरी पंच मारता है और इस पंच का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो पीछे दीवार से टकरा जाता है और वो दीवार भी क्रैक हो जाता है। और वहीं गोंग चैन की हालत भी काफी खराब हो गई थी और उसे देखकर मालोंग जमीन पर घुटने के बल गिर जाता है। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, सी चैन, आखिर तुमने ये कैसे किया? तुम इतना ताकतवर कैसे बने? फिर उसके बाद वो अपने स्टेट्स को देखते हुए सोचने लगता है, मैं पहले की तरह किसी भी समय वोल्ट असैसिन में स्विच कर सकता हूँ। भले ही सिस्टम के हिसाब से मैं अभी लेवल 1 में हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक लोएस्ट रैंक के अवेकनर को आसानी से संभाल सकता हूँ। इसका मतलब मेरा अभी का रैंक ई रैंक से ज्यादा है, लेकिन मैं ये यकीन से नहीं कह सकता कि मैं अभी किस रैंक पर हूँ। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, मैंने तो उसे हरा दिया है, तो मेरे स्टेट्स पहले के ही जैसे क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है? फिर वो अपने हाथ में लाइटनिंग ब्लेड को समन करते हुए गोंग चैन के पास जाने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बात करने लगते हैं, क्या वो गोंग चैन को मारने वाला है? और वहीं मालोंग भी चिल्लाते हुए कहता है, सी चैन, तुम ये क्या कर रही हो? फिर उसके बाद वो अपने लाइटनिंग ब्लेड को गोंग चैन के गले के पास रखते हुए सोचने लगते हैं, अगर मुझे अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना है तो क्या मुझे वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं पहले किया करता था। फिर उसके बाद सी चैन अपने लाइटनिंग शॉट को गोंग चैन के गले के ऊपर रख देता है और वो ऐसे दिख रहा था जैसे कि वो उसे मारने वाला हो। फिर तभी पीछे से कोई आते हुए कहती है, क्लासमेट, ये अभी भी स्कूल है, तुम्हें पता है ना? भले ही गलती पहले उससे हुई हो, लेकिन इतना पनिशमेंट काफी होगा। फिर बताया जाता है इसका नाम लिंग्यू है और ये स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट है। फिर लिंग्यू कहती है वो फिर कभी दोबारा तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर उसके बाद सी चैन गोंग चैन को छोड़ देता है। फिर सी चैन सोचने लगता है, इसे बचाने के लिए स्टूडेंट काउंसिल इतना जल्दी आ गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं सच में इसके साथ कुछ गलत करने वाला था। पर फिर भी अगर मैं किसी को ठीक से नहीं डराता हूँ तो वो फ्यूचर में मेरे लिए ही परेशानी बनेंगे। और वहीं गोंग चैन के चमचे सी चैन से छिपे हुए और डरे हुए थे और वो लोग बात कर रहे थे कि वो कभी भी उसे गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर वहाँ के लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्या ये दोनों स्कूल के सबसे गरीब और कमजोर लड़के नहीं थे? फिर उसके बाद सी चैन वहाँ से जाते हुए कहता है, चलो चलते हैं, और मालोंग भी उसके साथ जाने लगता है। और वहीं लिंग्यू लोगों की बात सुनकर कहती है, क्या ये गरीब और कमजोर थे? फिर उसके बाद हमें उनके डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मालोंग कह रहा था, आखिर तुम मेरे ऊपर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? सी चैन सच में अवेकेंड हो गया है और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग
वोल्ट असासिन है और उसने गोंग चैन को बहुत बुरी तरह से पीटा था और वो इन सभी बातों को काफी एक्साइटेड होते हुए अपने रूममेट को बता रहा था। फिर उसके बाद उसके रूममेट को दिखाया जाता है और इसका नाम जियांग जुओ होता है और ये एक रैंक ई का फ्लेम मेज होता है। फिर वो कहता है क्या तुम जानते हो कि वो अभी कहाँ है? फिर मालूम कहता है मुझे लगता है उसने मुझे कहा था कि वो अभी दौड़ने के लिए जा रहा है। फिर जो उसके सिर पर उंगलियां रखते हुए कहता है अगर वो इतना ज्यादा ही ताकतवर है तो उसे अभी दौड़ने की क्या जरूरत है? क्या एक अवेगनर को भी ऐसे बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत होगी? क्या तुम्हें ये लॉजिक समझ में नहीं आता? फिर उसके भाई जिंग यू को दिखाया जाता है और ये एक ई रैंक का फ्लावर चैंटर होता है। फिर वो कहता है ऐसा लगता है मालों के सिर में चोट लग गई है इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। फिर जुओ कहता है इसी वजह से हम चारों को एक ही रूम में रहना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 4 साल से हमारा रैंक सबसे नीचे है और ये ऐसा फैक्ट है जिसे बदला नहीं जा सकता। फिर वो अपने पावर को शो ऑफ करते हुए कहता है और मैं लो रैंक में भी 4th नंबर पर हूँ। इसका मतलब इस रूम में सबसे ताकतवर और नंबर 1 मैं हूँ। तुम अवेकन सिर्फ सपोर्ट क्लास के हो जबकि मैं यहाँ अकेला एक कॉम्बैट क्लास का फ्लेम मेज हूँ। वो सी चैन तो पूरा निकम्मा है, वो कैसे एक वोल्ट असासिन में अवेक हो सकता है? मुझे लगता है कि अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ कि मुझे किसी क्लब में एंट्री भी मिल जाएगी। फिर उसका भाई यू कहता है कल ग्रेजुएशन एग्जाम के पहले एवोल्यूशन का आखिरी दिन है, वहाँ हमें सब पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हमें एक ए रैंक के ट्रेनिंग डीमन लेयर का सीन दिखाया जाता है और गाइज ये डीमन लेयर डंजन गेट की ही तरह होते हैं जिसके अंदर के डीमन को मार के डंजन की तरह क्लियर करना होता है। फिर डीमन लेयर के अंदर से कोई बाहर निकलता है, इसका नाम गोंग टिंग था और ये स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था और ये गोंग चेंग का बड़ा भाई भी था और इसके साथ स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू भी डीमन लेयर से बाहर निकल रही थी। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है आज की ट्रेनिंग यहीं पर खत्म होती है। तभी उसका ध्यान बगल की तरफ जाता है और वहाँ उसका भाई गोंग चेंग था। फिर गोंग टिंग कहता है तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हो? फिर गोंग चेंग कहता है भाई अगर तुम कुछ नहीं करते हो तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। उसने तुम्हारे छोटे भाई को सभी के सामने बेइज्जत किया जैसे कि वो तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। फिर गोंग टिंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं उसे तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोंग टिंग और लिंगू साथ खाना खा रहे थे। फिर लिंगू कहती है तुम उसे कैसे संभालने के बारे में सोच रहे हो? फिर गोंग टिंग कहता है वो बस इसलिए हार गया क्योंकि वो कमजोर था, बस इतना ही। फिर गोंग टिंग कहता है क्या वो सच में इतना ज्यादा ताकतवर है जितना तुम कह रही हो? फिर लिंगू कहती है तुम स्कूल में सभी के रैंक और ताकत को जानते हो और पूरे स्कूल में गिनकर सिर्फ कुछ ही लोग रैंक डी तक पहुंचे हैं और वो सभी ऑलरेडी तुम्हारे क्लब में हैं। इसके अलावा जैसे डीमन लेयर का एक्सेस तुम्हारे पास है वैसे किसी और के पास नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक मामूली अवेकनर के पास और भी ताकतवर होने का तरीका हो। कोई भी तुम्हारे और तुम्हारे क्लब के लोगों को मुकाबला नहीं कर सकता। फिर हमें सीचैन को दिखाया जाता है जो बारिश में 100 किलोग्राम के वजन को लटकाकर 20 किलोमीटर तक दौड़ चुका होता है और वो सोच रहा होता है बेसिक ट्रेनिंग बॉडी के फिजिकल पावर को बढ़ाती है और एक अवेकनर के रैंक को आगे बढ़ाने के लिए उसकी फिजिकल ताकत भी मायने रखती है। अगर तुम्हारी बॉडी ताकतवर रहेगी तभी तुम अपने पूरे पावर का यूज कर सकते हो और उन्हें झेल सकते हो, लेकिन ये भी काफी नहीं है। 2116 में डीमन किंग रेथ ने अपने डीमन लेयर को छोड़कर ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर अटैक कर दिया और पल भर में अनगिनत इंसानों को मार दिया। मेरी एकमात्र बची हुई फैमिली उसके वजह से मारी गई। रेथ ने हेल के दरवाजे को खोला जिसकी वजह से और भी डीमन किंग ह्यूमन वर्ल्ड पर आ गए, तो इसलिए मेरा सबसे पहला गोल फर्स्ट डीमन किंग रेथ को मारना है। डीमन किंग रेथ ही इंसानियत की तबाही की शुरुआत है, उसे आने में अभी और 3 साल बाकी है, इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे उतना ज्यादा ताकतवर बनना होगा। फिर तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। फिर जब वो फोन निकालता है तो ये उसके छोटे बहन सीयून का कॉल था। फिर सी चैन सोचने लगता है मैंने उसे कई बार कॉल किया था पर उसने उठाया नहीं। फिर वो सीयून के फोन को उठा लेता है। फिर सीयून कहती है हेलो भाई, आखिर आज तुमने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किए हो? मैं आज कंपटीशन में गई थी और जब मैं वापस आई तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। फिर जब मैं अपने डॉर्मेट्री में आकर फोन को चार्ज की और फोन को स्विच ऑन किया तो तुम्हारे बहुत सारे कॉल थे। चिंता मत करो भाई, अगर मैं कंपटीशन के प्राइस को जीत जाती हूँ तो हम अपने किराए को चुका पाएंगे। वैसे भाई क्या तुम्हें कुछ कहना था? फिर सी चैन मन ही मन कहता है उस बेकार से बर्बाद फ्यूचर में मैंने हेवन से अनगिनत बार प्रार्थना किया कि प्लीज सब कुछ फिर से शुरू हो जाए। फिर सी चैन सी यून को कहता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहना था। फिर वो मन ही मन कहता है भले ही इसके लिए मुझे कई बार कभी न खत्म होने वाले हेल में जाना पड़े। फिर वो स्माइल करते हुए सी यून को कहता है तुम्हारी आवाज सुने हुए काफी लंबा समय हो गया। फिर सी यून कहती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो?
हमने तो कल ही बात की थी। मेरी कंपटीशन खत्म होने के बाद हम फिर से मिल पाएंगे। बस मेरे गुड न्यूज का इंतजार करो, बाय बाय। फिर वो कॉल काट देती है और सी चैन भी सीरियस होते हुए सोचने लगता है अब शुरुआत हो चुकी है। फिर वो दौड़ते हुए सोचने लगता है 3 और लैप्स बचे हुए हैं। फिर उसका रनिंग पूरा होने के बाद वो अपने डॉर्मेट्री में आ जाता है। फिर वो नहाते हुए सोचने लगता है मुझे पास्ट में वापस आए 8 घंटे हो गए हैं और इस 8 घंटे में ही मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये बॉडी पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गई है, लेकिन ये अभी भी काफी कमजोर है। पर प्रॉब्लम ये है कि लेवल अप करने के लिए मुझे डीमन लेयर में जाना होगा और डीमन लेयर गिल्ड के पास होते हैं। प्रीविलेज और ताकतवर लोगों को छोड़कर जो मामूली लोग होते हैं उनके पास लेवल अप करने का कोई तरीका नहीं होता, तो मैं कैसे लेवल अप कर पाऊंगा। और इसके अलावा वो ग्लूटोनी पावर मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या है। और यही सब सोचते हुए वो सो जाता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है सिस्टम किसी चीज को लोडिंग ले रहा था। फिर जब उसका लोडिंग कंप्लीट हो जाता है फिर हमें सी चैन को एक जगह पर गिरते हुए दिखाया जाता है और वहीं सिस्टम विंडो में ग्लूटोनी सिस्टम के ऑनलाइन का मैसेज आया था। फिर तभी सी चैन की आंखें खुल जाती हैं। फिर वो बैलेंस बनाते हुए वो जमीन पर अच्छे से लैंडिंग करता है। फिर उसके बाद वो सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोचने लगा था आखिर ये जगह कौन सी है और मैं तो सो रहा था, तो मैं अचानक इस जगह पर कैसे आ गया और ये अजीब सा टावर आखिर है क्या। फिर तभी दिखाया जाता है वहाँ जो ब्लड पड़ा होता है उस ब्लड से कई सारे मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। फिर बताया जाता है ये डायर हाउंड है और ये रैंक ई के क्लाउड वॉरियर हैं। उसे देखकर सी चैन सोचने लगता है एक डीमन, क्या मैं किसी डीमन लेयर के अंदर आ गया हूँ। फिर उसके बाद वो अपने लाइटनिंग ब्लेड को बनाते हुए सोचने लगता है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है मुझे इनके साथ फाइट करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर सी चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन सी चैन बहुत तेजी से उस डीमन के गले को अपने लाइटनिंग ब्लेड से काट देता है। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें डूम का 3 फैंग मिला है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सी चैन उन सभी मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है और वो सोच रहा होता है अभी के ताकत से ई रैंक के मॉन्स्टर से निपटना मेरे लिए बहुत आसान है। ये बिल्कुल असली के जैसे लग रहा है, जैसे कि ये कोई सपना ना हो। और सी चैन को मॉन्स्टर के मारने के साथ साथ उसको एक्सपी मिल रहा होता है और उसके एक्सपी बढ़ने की वजह से वो लेवल 2 पर आ जाता है, जिसे देखकर सी चैन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और इसके वजह से उसके स्टेट्स भी बढ़ गए थे। फिर उसके बाद वो सोचने लगता है क्या मैं इस डीमन लेयर में अकेला हूँ। फिर तभी हमें उसके पीछे डूम फैंग किंग को दिखाया जाता है जो उन सभी डायर हाउंड मॉन्स्टर का किंग था। पर सी चैन अपने लाइटनिंग ब्लेड से उसे बड़े आसानी से मार देता है। फिर वो सोचने लगता है अगर मैं इस जगह पर अकेला हूँ तो मैं इस जगह का अच्छे से यूज करूंगा और इसी के साथ उसका फिर से लेवल अप हो जाता है और वो लेवल 3 पर पहुंच जाता है और उसे मॉन्स्टर मारने पर रिवॉर्ड मिला था जिसमें 18 डूम के फैंग थे और एक डूम फैंग क्रिस्टल था। फिर वो सोचने लगा था बॉस मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर के कंपेयर में मुझे काफी एक्सपी दिया और मैंने ऑलरेडी 2 लेवल अप भी कर लिया है। फिर तभी दिखाया जाता है उसके सामने एक मॉन्स्टर पड़ा होता है जिसके ऊपर डिवोरेबल लिखा होता है, जिसे देखकर सी चैन काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उसे एक पल के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो सोचने लगता है इसका मतलब क्या है, क्या ये वही हो सकता है, क्या ये ग्लूटोनी की पावर हो सकती है। फिर तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर डिवोर होने लगता है और उसके ऊपर डिवोरिंग के प्रोसेस को भी दिखाया जाता है। फिर उसके बाद जब डिवोरिंग पूरा हो जाता है तो दिखाया जाता है उसके पास डूम फैंग किंग का पावर आ गया था और इसमें ये फ्रोस्ट बॉडी को यूज कर सकता है जिससे लो टेम्परेचर में इसका डिफेंस काफी बढ़ जाएगा। फिर सिंचन सोचने लगता है मॉन्स्टर ऑब्जॉर्व हो गया और वो एक कार्ड में बदल गया, मैं उन्हें मार कर डिवोर कर सकता हूँ और उन्हें क्लास में बदल सकता हूँ। फिर तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जिस पावर को अभी यूज किया वही सेम पावर को डीमन किंग ग्लूटोन यूज करता था। फिर वो सोचने लगता है ग्लूटोनी पावर जैसे डीमन किंग ग्लूटोन यूज करता था, क्या वो पावर मुझे मिल गया है। फिर वो बताता है जैसी क्लास होती है उनकी पावर भी वैसी होती है, कुछ क्लास ताकतवर होती है तो कुछ क्लास कमजोर, पर किसी भी आदमी के पास सिर्फ एक ही क्लास होती है, पर मेरे पास अभी 2 क्लास है। क्या मैं अगर और भी डीमन बिस्ट को डिवोर करता हूँ तो मेरे पास तो बहुत सारे क्लासेस हो जाएंगे। आखिर मुझे ये पावर क्यों मिला है और मेरे पीछे आखिर किस तरह का डीमन टावर है। फिर तभी उसे काफी जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है जिसे महसूस करने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर तभी उस डीमन टावर से एक डीमन निकलता है जिसके दोनों हाथों में 2 बड़े बड़े स्वॉर्ड थे, जो कहता है आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था और उसका नाम लॉर्ड बताया जा रहा था। फिर उसके बाद हमें उस लॉर्ड को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा बैडस दिख रहा था। फिर वो कहता है सी चैन मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से सी चैन निकल
बदलता है जो नीचे लैंड करते हुए बैलेंस बना रहा था। फिर भी वो घसीटते हुए पीछे चले जाता है। फिर वो सोचने लगता है मैं पास्ट लाइफ में एस रैंक तक पहुंचने की लापरवाही की वजह से मरने ही वाला था, पर अभी मेरे कॉम्बैट पावर को देखा जाए तो मैं अभी रैंक डी पर हूँ। अब जब सामने वाला बॉस एस रैंक का है तो हम दोनों के बीच के पावर का गैप काफी ज्यादा बड़ा है। आखिर ये किस तरह का डीमन लेयर है, यहाँ एक एस रैंक का मॉन्स्टर क्यों है, और सबसे बड़ी बात वो आखिर मेरा नाम कैसे जानता है। फिर तभी वो लॉर्ड सीचन के पीछे आ गया था और सीचन पर अटैक कर दिया था, लेकिन सीचन अपने लाइटनिंग से थोड़ा बहुत उसे ब्लॉक कर देता है, लेकिन उसके फोर्स की वजह से वो काफी इंजर्ड हो गया था। फिर वो लॉर्ड कहता है तुम अभी भी रजिस्ट कर रहे हो। फिर सीचन बताता है हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कई सारे अटैक किए, वो एक एस रैंक का मॉन्स्टर है जो मुझे आसानी से मार सकता है। फिर भी वो जानबूझकर मेरे वाइटल पॉइंट के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, वो मुझे सबमिट कराना चाहता है। फिर वो लॉर्ड कहता है तुम्हें मेरे दिए हुए ऑफर के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ रुक कर इस डीमन टावर को गार्ड करना है, ये एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं मिलता है। फिर सीचन कहता है चाहे कुछ भी हो मैं इस डीमन लेयर में कभी नहीं रुकूंगा, पर अगले ही पल वो लॉर्ड सीचन के कंधे के ऊपर अटैक कर देता है, और ये इतना तेजी से हुआ था कि इस अटैक से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर लॉर्ड कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? मैं तुम्हें इतने समय से सिर्फ इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि तुम अकेले हो जो इस जगह तक पहुंच पाए हो। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ जितने भी मॉन्स्टर पड़े थे उन सभी के अंदर से एनर्जी निकलने लगता है। फिर उसके बाद वो सभी एनर्जी लॉर्ड के अंदर जाने लगता है। फिर लॉर्ड कहता है मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, या तो मेरे साथ तुम यहीं पर रहो या मेरे हाथों मारे जाओ। फिर दिखाया जाता है उसके पावर से वहाँ जितने भी चट्टान थे वो सभी हवा में उड़ने लगते हैं। फिर उसके बाद सीचन अपने लैटरिन को रिलीज करते हुए कहता है मैं तुम्हें मारने के लिए चुनता हूँ। फिर वो लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है और वहीं लॉर्ड भी सभी चट्टानों को सीचन के ऊपर फेंक देता है, पर सीचन उन चट्टानों की मदद से ही ऊपर जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है वो दोनों अपना अटैक करने के लिए तैयार थे। फिर सीचन सोचने लगता है हमारे बीच कई सारे ब्लो एक्सचेंज होने की वजह से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसका अगला अटैक क्या होने वाला है। फिर उसके बाद वो लॉर्ड अपने दोनों स्वॉर्ड से क्रॉस अटैक कर देता है, लेकिन सीचन पहले ही अंदाजा लगा लिया था, इसलिए वो उस अटैक से बचकर उसके पीछे आ जाता है। फिर उसके बाद वो अपने हाथ में लाइटनिंग ब्लेड को बनाते हुए सोचने लगता है जब भी ये अटैक करता है तो ये 0.2 सेकंड के लिए रुक जाता है, ये उस समय डिफेंसलेस होता है और यही इसकी कमजोरी है। फिर सीचन अपने लाइटनिंग ब्लेड से उस लॉर्ड के पीछे से अटैक कर देता है। फिर बताया जाता है लाइटनिंग ब्लेड से अगर उसके वाइटल पॉइंट के ऊपर अटैक किया जाए तो उसका बॉडी पैरालाइज हो जाएगा। फिर सीचन सोचने लगता है एक डी रैंक एस रैंक को नहीं मार सकता, लेकिन पैरालाइसिस कम से कम उसे कुछ सेकंड के लिए रोक सकता है। उसकी स्पीड काफी तेज है, अभी भी उससे भागने के लिए मेरे पास काफी समय नहीं है। फिर उसके बाद वो अपने लाइटनिंग फ्लैश का यूज करके वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगता है। फिर वो सोचने लगता है कुछ सेकंड यहाँ से भागने के लिए काफी होगा, मैंने फाइट करने के दौरान देखा इस पूरे जगह में मात्र उसी जगह पर लाइट का सोर्स है। फिर तभी दिखाया जाता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है, पर तभी वो लाइट वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर सीचन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर तभी उसके पीछे वो लॉर्ड आ जाता है और कहता है ये काफी बुरा है, जिसे देखते हुए तुम आए वो सिर्फ एक आफ्टर इमेज था जिसे मैंने अपने पीछे छोड़ दिया था। जो चीज तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती और ये जगह कोई डीमन लेयर नहीं है। जीतने की उम्मीद खत्म होने के बाद भी तुम शांत रहे, मुझे एनालाइज किया और अपने लाइफ को रिस्क में लेकर मेरे ऊपर अटैक कर दिया। फिर हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसका फॉर्म अब चेंज होने लगा था। तुमने मेरे अटैक की कमजोरी को इतने आसानी से ढूंढ लिया, सच में तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। फिर उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद दिखाया जाता है जो पहले से काफी ज्यादा बैडस दिख रहा था। फिर बताया जाता है ये पुरगेटरी राक्षसा है और ये एक एस रैंक का स्टार वॉरियर है। वहीं उसे देखकर सीचन काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उसने डीमन किंग ग्लूटोन से पहले इसे देखा। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें सीचन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचने लगता है मैंने इस फॉर्म को पहले भी देखा है, ये फॉर्म डीमन किंग ग्लेन यू के पास था। मेरी पास्ट लाइफ में मेरी आखिरी फाइट डीमन किंग ग्लेन यू के साथ थी। वो बैटल के दौरान किसी भी समय अपने क्लास को कई सारे पावरफुल क्लासेस में स्विच कर सकता था, पर उससे फाइट करते समय मैंने उसके एक फॉर्म को साफ साफ देखा था जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता, और डीमन किंग लेन यू का वो फॉर्म बिल्कुल इसके इस फॉर्म से मिलता जुलता है। तो इसका मतलब ये है कि उस समय ग्लूटोनी के पावर ने डीमन किंग लेन यू को जरूर डिवोर कर लिया होगा और अब वो ग्लूटोनी की पावर मेरी बॉडी से मर्ज हो चुकी है।
तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जगह मेरे अंदर है? फिर लॉर्ड कहता है तुम प्रेशर में रहने के बाद भी तुमने ना सिर्फ इनक्रेडिबली परफॉर्म किया बल्कि तुम्हारा दिमाग भी काफी तेज है। तुमने साबित कर दिया है कि तुम यहाँ हर एक चीज के लिए काबिल हो। फिर से चैन कहता है क्या हर एक चीज के लिए? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर उसके बाद वो लॉर्ड अपने पास से एक की निकालता है जिसका नाम टाइम रिफ्ट की होता है और ये SSS रैंक का होता है और सिर्फ इसकी की मदद से टावर ऑफ डार्कनेस के दरवाजे को खोला जा सकता है। और गाइस टावर ऑफ डार्कनेस इसी डीमन टावर का नाम है। मैं दूसरे साइड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए कुछ कुछ नाम चेंज हो सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फिर लॉर्ड कहता है लेनियो ने कई सारे पावरफुल डेमन को डिवॉर कर लिया था और वो सभी पावरफुल डेमन इस टावर के अंदर सील हैं। उन्हें डिवॉर करो और ताकतवर बन जाओ, वो तुम्हारे ताकतवर बनने का एक जरिया है। फिर लॉर्ड उस की को सी चैन को दे देता है और सी चैन को भी एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुम्हें एक टाइम रिफ्ट की मिली है। फिर सी चैन कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत ही क्या है? फिर उसके बाद वो हवा में ही डिसअपेयर होते हुए कहता है डीमंस के बीच भी मोरालिटी का फर्क होता है। डीमन किंग ने सिर्फ अपने लालच की वजह से मेरे पूरे क्लैन को खत्म कर दिया। मैं इतने समय से उनसे बदला लेने का इंतजार कर रहा था और मैं लकी हूँ कि मुझे वो मौका मिल चुका है। और वो तुम हो। उस आदमी ने सही कहा था, तुम ही एक आखिरी उम्मीद हो। इस काम को सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उसकी बातें सुनने के बाद सी चैन कहता आखिर तुम किस आदमी के बारे में बात कर रहे हो? फिर लॉर्ड कहता है तुम्हारे सभी सवालों के जवाब इस टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर छिपे हुए हैं। जाओ और अपने सवालों के जवाब को खुद खोजो। तुम अब मेरे पावर को ले लो और उनसे बदला लो, अपने और उन सभी के लिए जो तुम पर भरोसा करते हैं। और वहीं सी चैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो लॉर्ड कहता है फोर्थ अब से तुम्हें रुकना नहीं है। और गाइस वो सी चैन को यहाँ फोर्थ कह रहा होता है फोर्थ आगे बढ़ो, टावर ऑफ डार्कनेस के दरवाजे खोलो और सभी को डिवोर कर लो। जो मैंने तुम्हें दया दिखाई वो टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर के डीमन नहीं दिखाएंगे। अंदर के डीमन चालाक और खतरनाक हैं, लेकिन तुम्हें सब कुछ सहना होगा। तुम्हें उन सभी को हराना होगा। तुम एकमात्र अकेले हो जो इस दुनिया के पिनेकल पर खड़े हो सकते हो। फिर उसके बाद आखिर में तुम्हें सभी डीमन किंग को डिवोर करना होगा। वो एकमात्र आदमी जो ऐसा कर सकता है, वो मेरे पावर को लेने के काबिल है। फिर उसके बाद उसकी पूरी बॉडी डिसअपेयर हो जाती है और उसके अंदर का पावर निकल के सी चैन के पास आ जाता है और वो पावर डिवोर होने लगता है। फिर डिवोरिंग पूरा होने के बाद सी चैन का लेवल अप हो गया था और सी चैन लेवल 3 से सीधा लेवल 10 में चला गया था और उसे रिवॉर्ड में 2 फेंडिस नेदरबॉर्न मिला होता है, मतलब उस लॉर्ड के दोनों स्वॉर्ड मिले थे। फिर उसके बाद सी चैन कहता है मैं समझ गया, मैं तुम्हारी इस इच्छा को अपने साथ जरूर पूरा करूंगा। डिवोरिंग पूरा होने के बाद दिखाया जाता है वो एक कार्ड में बदल गया था और उस लॉर्ड का असली नाम एवेसल फिंट था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सी चैन अपने नींद से जाग गया होता है और वो हाफते हुए तेजी से उड़ जाता है। फिर उसके चंगू मंगू रूममेट तैयार होते हुए कहते हैं जल्दी करो, हमें देरी नहीं होनी चाहिए, हमें आज अपनी पूरी यूनिफॉर्म पहननी होगी। और वहीं सी चैन सोच रहा होता है मैं अपने डॉर्मेट्री के रूम में वापस आ गया और मेरे जितने भी इंजरीज थे वो सभी ठीक हो गए। क्या वो सब एक सपना था? फिर उसके बाद जब वो अपना सिस्टम विंडो को खोलता है तो उसे देखकर वो सोचने लगता है तो वो सपना असली था और मैंने जो अपने सपने में लूट किया था वो सब मेरे पास है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं एक ही रात में लेवल 10 तक पहुंच गया। मैं ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि मेरी असली रैंक क्या होगी। फिर तभी वहाँ फ्लेम में ज्वाला चुमू आता है जो कहता है हे सी चैन, कल रात को तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था कि तुम काफी ताकतवर हो। कहीं तुम इस डॉर्मेट्री रूम में मेरे पोजीशन को छीनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? तुम इस डॉर्मेट्री के एक कुत्ते हो। और उसकी ऐसी बातें सुनकर मालूम काफी घबरा रहा होता है। फिर जो कहता है आज रैंक असेसमेंट शुरू होने वाला है, तो चलो देखते हैं तुम्हारा रैंक क्या है। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो कह रहा होता है देखकर ऐसे लगता है कि हमारे रूम में हर कोई रैंक ई में है, लेकिन ये मत भूलना कि एक रैंक को भी 3 टायर में बांटा गया है। तुम लो टायर के ई रैंक के लोग हो, जबकि मैं एक मिड टायर का ई रैंक का अवेकनर हूँ। यहाँ कोई भी स्टूडेंट मिड टायर डी रैंक से ऊपर का नहीं है और हर एक टायर के पावर लेवल का गैप काफी ज्यादा बड़ा होता है। और यहाँ 10 डी रैंक के स्टूडेंट हैं जिनका तो तुम पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसके अलावा मेरा 2 सालों से टेस्ट नहीं हुआ है, तो कौन जानता है शायद मेरा रैंक और भी बढ़ गया होगा। फिर मालूम कहता है हे सी चैन, जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम अपनी पूरी ताकत लगा देना, डी रैंक पाने की पूरी कोशिश करना, इससे वो बहुत ज्यादा डर जाएगा। फिर सी चैन कहता है क्या डी रैंक? फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग असेसमेंट वाले जगह पर पहुंच जाते हैं और वहीं जो सामने की तरफ देखकर काफी हैरान होता है। फिर वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, यहाँ सभी लोग पहले से ही आ गए हैं। फिर उसके बाद हमें गोंग चैन के उन्हीं 2
चमचों को दिखाया जाता है जो धक्का मुक्की करते हुए और अपना रोला दिखाते हुए वहां आ रहे थे। और उन दोनों को देखकर जो काफी ज्यादा डरने लगता है। पर जब जो के पीछे सी चैन को खड़ा देखते हैं तो वो दोनों चमचे जो से भी ज्यादा डर जाते हैं और वो दोनों अपने सिर झुकाकर कहते हैं, सी चैन सर क्या आप यहाँ आए हैं? और जिसे देखकर उन दोनों भाई का मुंह बन जाता है। और वहीं वो जुओ कह रहा होता है, आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो लोग सी चैन से इतनी इज्जत से क्यों बात कर रहे हैं? क्या जो मालूम ने कहा था वो सच था? और वहीं मालूम कह रहा होता है, देखा मैंने तुम लोगों को क्या कहा था। फिर उसके बाद सी चैन वहां से जाने लगता है। फिर तभी उसके सामने कोई आ जाता है जो कहता है, मैंने सुना था कि कल गोंग चैंग का किसी के साथ फाइट हुआ था और इसका नाम क्यांग डी होता है और ये स्टूडेंट काउंसिल का एक ऑफिसर होता है। फिर क्यांग डी कहता है, क्या तुम जानते हो कि वो किसका छोटा भाई है? वो हमारे ग्रेट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग टिंग का छोटा भाई है। और वहीं उसे देखकर जुओ बात कर रहा था कि वो स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर क्यांग डी है। वो न सिर्फ प्रेसिडेंट का एक अच्छा पालतू कुत्ता है, इसके अलावा वो एक डी रैंक का बिग शॉट भी है। आखिर उसे सी चैन से क्या चाहिए? लेकिन माहौल को देखकर ऐसा लगता नहीं है। फिर क्यांग डी कहता है, मेरे स्मेल करने का सेंस काफी ज्यादा बढ़िया है और मैं असली पावर हाउस के स्मेल को सिर्फ सूंघ कर ही पता कर सकता हूँ। फिर क्यांग डी उसके चेहरे के पास आते हुए कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर से एक लूजर की बदबू आ रही है जो एक कचरे के अलावा कुछ भी नहीं बन सकता। और वहीं सी चैन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और गाइस सिर्फ सोचो, जब सी चैन लेवल 1 में था तो वो गोंग चैंग को कुत्ता बना के मारा था, पर अब जब वो लेवल 10 में है तो उसके बड़े भाई को उससे भी बुरी तरह मारेगा। तो गाइस आगे की फाइटिंग काफी अच्छी होने वाली है, तो प्लीज सपोर्ट करो। फिर उसके बाद सी चैन कहता है, तुम कुत्ते हो या कुछ और? फिर क्यांग डी चिल्लाते हुए कहता है, तुमने अभी क्या कहा? फिर तभी पीछे से कोई आते हुए कहता है, क्यांग डी रुक जाओ। और ये कहने वाला स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग टिंग होता है जो कहता है, मैंने पहले इस मामले का इन्वेस्टिगेशन किया है और इस मामले में गोंग चैंग की पहली गलती थी। जो आदमी गलत करता है उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। फिर क्यांग डी भी ठीक है प्रेसिडेंट बोलकर उसके पास जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है गोंग टिंग सी चैन को घूर घूर के देख रहा होता है, पर सी चैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तभी एग्जामिनर कहता है, सभी स्टूडेंट लोग ध्यान दो, रैंक असेसमेंट शुरू होने वाला है। स्टूडेंट के नंबर के हिसाब से टेस्ट होगा। जब तुम्हारे नाम को अनाउंस किया जाए तो स्टेज में आ जाना। फिर गोंग टिंग कहता है, चलो हमें रैंक असेसमेंट की तैयारी करनी चाहिए। वो सी चैन लगता नहीं कि हमारे लिए कोई खतरा है। और वहीं उसके पीछे खड़ा क्यांग डी पालतू कुत्ते की तरह उसकी बातें मान रहा था। फिर तभी दिखाया जाता है वहां से दूर खड़ी लिंग्यू देख रही होती है और उसके पास एक आदमी खड़ा होता है जो कहता है, तुम यहाँ रैंक असेसमेंट टेस्ट को देखने क्यों आई हो? क्या तुम्हें कोई ऐसा स्टूडेंट मिला है जिस पर ध्यान देना चाहिए? फिर लिंग्यू कहती है, क्योंकि शायद ये टेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। फिर उसके बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुओ का नंबर आ गया था। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है, तो चलो देखते हैं अपनी असली ताकत को। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वहां पर एक टेलीपोर्टेशन गेट था जिसके अंदर जाते ही वो एक अलग जगह पर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद बताया जाता है रैंक असेसमेंट टेस्ट बनाए गए ट्रेनिंग डीमन लेयर के अंदर की जाती है। यहाँ पे डीमन हार्ट होता है जो तुम्हारे एनर्जी को ऑब्जर्व करके तुम्हारा रैंक को बता सकता है। बस अवेकनर को अपनी सारी एनर्जी डीमन हार्ट के सामने रिलीज करना होगा। फिर उसके बाद जो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक एनर्जी बॉल को बनाता है और उस एनर्जी बॉल को डीमन हार्ट के ऊपर फेंक देता है। फिर दिखाया जाता उस डीमन हार्ट में एक आंख भी था जो बंद था। फिर उसके बाद डीमन हार्ट से जो वायर कनेक्टेड था वो वायर उसी टेलीपोर्टेशन गेट से जुड़ा होता है और डीमन हार्ट से एनर्जी निकलकर उसी टेलीपोर्टेशन गेट में जा रहा होता है। फिर तभी उस टेलीपोर्टेशन गेट से आवाज आने लगा था। फिर एक बड़े सी स्क्रीन में उसके रैंक को दिखाया जाता है जहाँ वो मिड टायर ई रैंक का अवेकनर था। फिर एक एग्जामिनर कहता है, मिड टायर ई रैंक रिकॉर्डिंग पूरा हुआ। फिर दूसरा कहता है, क्या अभी तक पूरा डाटा नहीं आया? और वही मानव उसे चेयर करते हुए कहता है, तुम ये कर सकते हो, ये मेन इवेंट है। फिर उसके बाद बताया जाता है रैंक के अलावा एक और चीज को मेजर किया जाता है, वो है पोटेंशियल, कि एक अवेकनर फ्यूचर में और कितना ज्यादा रैंक तक पहुंच सकता है। लोगों का जितना ज्यादा हाई पोटेंशियल होता है स्टेट भी उनके तरफ उतना ज्यादा ध्यान देता है। और गाइस यहाँ स्टेट का मतलब राज्य से था। फिर जो वहां से निराश होकर जाते हुए कहता है, 2 सालों में मेरा रैंक बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। मुझे ऐसा लगा था कि मैं डी रैंक तक तो पहुंच ही जाऊंगा। फिर मालिक उसे दिलासा देते हुए कहता है, निराश मत हो जुओ भाई, हमारा रैंक तो तुमसे भी कम है। तुम्हारे जैसे हम भी डी रैंक तक नहीं पहुंच सकते। तुम एक अकेले नहीं हो जो डी रैंक तक नहीं पहुंच पाया, बल्कि यहाँ कई सारे लोग हैं। डी रैंक तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। मुझे तो लगता है कि इस साल कोई भी डी रैंक तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर तभी अनाउंस किया जाता है रैंक डी लो टायर मैक्स पोटेंशियल बी रैंक। उसे देखकर वहां के स्टूडेंट कहने लगते हैं, ये इस साल का पहला डी रैंक का अवेकनर है।
फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्यांग डी का भी टेस्ट पूरा हो गया होता है, जहाँ उसका रैंक डी रैंक लौट आया था और उसका मैक्स पोटेंशियल ए रैंक था। और उसे देखकर जो अपना सिर पटक रहा होता है और मालूम कह रहा होता है पहले ही 8 डी रैंक के अवेकनर हो गए हैं। फिर एक टकला एग्जामिनर कहता है इस साल हमें काफी डी रैंक के टैलेंट मिले हैं, भले ही वो लो टायर के हैं लेकिन उन्हें रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर दूसरा एग्जामिनर कहता है लेकिन फिर भी ये बहुत बढ़िया है क्योंकि हमें आमतौर पे हर साल 2 या 3 डी रैंक के अवेकनर ही मिल पाते हैं। ऐसा लगता है कि इस साल का ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट देखने लायक होगा। फिर उसके बाद टेस्ट देने के लिए गोंगटिंग के नाम को अनाउंस किया जाता है। उसे देखकर वहाँ के स्टूडेंट काफी तारीफ करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के अलावा इंपीरियल गिल्ड का यंग मास्टर भी है और उसे अनगिनत टाइटल भी मिले हैं। वो 2 साल पहले ही डी रैंक में पहुंच गया था और इस साल तक जो अभी तक रैंक को मेजर किया गया है वो सबसे ज्यादा डी रैंक लो टायर का है और अभी तक कोई भी हमारे स्कूल में डी रैंक मिड टायर से हायर लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। हम ये सोच के हैरान है कि काउंसिल प्रेसिडेंट अभी किस रैंक तक पहुंच गए होंगे। फिर हमें डेमन हार्ट को दिखाया जाता है जिसने अपनी आंखें खोल ली थी और उसके सामने गोंगटिंग होता है जो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए सोचने लगता है मैं अपनी असली ताकत को अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे अपनी असली ताकत को ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट के लिए बचा के रखनी है, तभी मैं एक बिगेस्ट सेंसेशन बन पाऊंगा। फिर भी मुझे इतनी पावर तो दिखानी होगी कि मैं स्कूल के हिस्ट्री में नंबर 1 बनूंगा। फिर उसके बाद उसका रैंक और पोटेंशियल आने लगता है पर उसके पोटेंशियल का कलर येलो कलर का था जिसे देखकर एग्जामिनर हैरान होते हुए कहता है ये कलर तो एक एस रंग का है। फिर दिखाया जाता है वो अभी के टाइम डी रैंक हाई टायर में होता है और उसका पोटेंशियल एस रैंक का होता है और एस रैंक के पोटेंशियल को देखकर वहाँ सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसका चमचा ग्यांग डी कहता है जैसे कि प्रेसिडेंट से उम्मीद थी, प्रेसिडेंट की जय हो, और उसके सभी चमचे प्रेसिडेंट का नारा लगाने लगते हैं। फिर उसके बाद एग्जामिनर लोग बात करने लगते हैं ये स्कूल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, डी रैंक हाई टायर और पोटेंशियल एस रैंक का, हमें इस रिपोर्ट को सीधा सुपीरियर को करना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी चाटोगिरी करते हुए गोंगटिंग के तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। फिर लिंगो के बगल में खड़ा आदमी कहता है सच में इस साल हमें कई सारे टैलेंट देखने को मिले हैं, तो मैं पहले से पता था ना कि गोंगटिंग का पोटेंशियल एस रैंक का है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज तुम रैंक असेसमेंट को देखने के लिए क्यों आई हो। फिर बताया जाता है इसका नाम युआन लॉन्ग है और ये नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है। फिर लिंगो कहती है नहीं, मैं सिर्फ उसके लिए नहीं आई हूँ, अगर बात की जाए तो मैं गोंगटिंग से ज्यादा उसके परफॉर्मेंस का इंतजार कर रही हूँ। फिर उसके बाद सी चैन के नाम को अनाउंस किया जाता है। फिर ग्यांग डी उसके पास आते हुए कहता है ओ बच्चे, अपने डॉर्मेट्री रूम के रूममेट्स की इज्जत बचा लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने रूममेट्स की तरह ई रैंक दिखाने की हिम्मत नहीं करोगे। अगर तुम चारों का ई रैंक होता है तो तुम पूरी यूनिवर्सिटी के लिए मजाक बन के रह जाओगे। तुम जैसे कमजोरों का झुंड का ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट में होना ही शर्मनाक होगा। फिर मालूम कहता है तुम बस इंतजार करो, सी चैन का रैंक देखकर तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सी चैन अपने टेस्ट को देने के लिए उस टेलीपोर्टेशन गेट के पार चले जाता है और वहीं उसके रूममेट उम्मीद कर रहे थे कि उसका रैंक ज्यादा होगा। फिर उसके बाद हमें डीमन लेयर के अंदर का सीन दिखाया जाता है और जैसे ही वो डीमन हट सी चैन को देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद सी चैन अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बताता है इस ईरा में एक अवेकनर के लिए बेहतर फ्यूचर का एकमात्र तरीका एक हाई रैंक गिल्ड को ज्वाइन करना है और उन गिल्ड के लिए अपने आप को साबित करने का एकमात्र तरीका ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट है, जिसमें 10 लोगों का एक स्क्वाड होता है और हर कैंडिडेट जिसे चाहे उसे अपने मन से टीममेट के लिए चुन सकता है। और अगर किसी का स्क्वाड फर्स्ट प्लेस पर आ जाता है तो उसके स्क्वाड के हर एक मेंबर को नेशन के टॉप टायर गिल्ड इंपीरियल गिल्ड में सीधा रिक्रूट कर लिया जाएगा। और गाइस, इसी गिल्ड का यंग मास्टर गोंगटिंग है, तो ये टेस्ट किसी के रैंक को मेजर करने के बारे में नहीं है, इसका उससे भी कहीं बड़ा पर्पस है। फिर ग्यांग डी एक स्टूडेंट को लाते हुए कहते हैं बॉस, इसका नाम यान लीन है और ये एक लो टायर डी रैंक अवेकनर है। इसके साथ हमारे स्क्वाड के 10 मेंबर पूरे हो गए हैं। आपके छोटे भाई के अलावा बाकी 9 इस साल के डी रैंक अवेकनर हैं। ग्रेजुएशन असेसमेंट के लिए एक परफेक्ट टीम तैयार हो गई है। रिजल्ट पहले से ही साफ साफ पता चल चुका है, हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ही फर्स्ट प्लेस को जीतेगी और फाइनल एमवीपी हमारे प्रेसिडेंट हैं। फिर उसके बाद बताया जाता है ताकतवर लोग हमेशा एक साथ रहते हैं और कमजोरों को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यही आगे बढ़ने और सर्वाइवल का इटरनल लॉ है। फिर मालूम कहता है सी चैन कब से अंदर गया है, आखिर उसे बाहर निकलने में कितना लंबा समय लगेगा और कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा। फिर उसके बाद वहाँ सभी स्टूडेंट सी चैन का मजाक उड़ाकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर ग्यांग डी कहता है सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं और वो सभी लोग कचरे हैं, हमारी स्क्वाड पहले ही तैयार हो चुकी है, तो चलो एक अच्छा कैरी
युक्ति ढूंढते हैं। फिर गोंगटिंग कहता है ठीक है, बाकी टीम मेंबर को बुला लो। फिर तभी दिखाया जाता है वो स्क्रीन में रैंक आने लगता है और सी चैन का रैंक डी रैंक हाई टायर था, जिसे देखकर मानुक और उसके फ्रेंड के अलावा सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं क्योंकि गोंगटिंग का भी इतना ही रैंक आया था। फिर मालूम काफी खुश होते हुए कहता है देखा, मैंने कहा था ना कि तुम लोगों का सी चैन के रैंक को देखकर बोलती बंद हो जाएगी। और वहीं इस रैंक को देखकर प्रेसिडेंट भी हैरान हो जाता है और वहीं क्यांग डे भी काफी हैरान होते हुए कहता है एक हाई टायर डी रैंक ये कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद अनाउंस किया जाता है करंट रैंक डी रैंक हाई टायर है, लेकिन सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि डेमन हंट अभी इंस्टेबल नहीं है, इसलिए वो पोटेंशियल को मेजर नहीं कर पा रहा। इसलिए कैंडिडेट फिर से दोबारा टेस्ट दो। फिर सीसन सोचने लगता है मैं बस अपने बेसिक फिजिकल फॉर्म का यूज कर रहा था, तो मैं लेवल 10 के स्टेट के साथ एक हाई टायर डी रैंक के बराबर हूँ। फिर उसके बाद वो अपने क्लास को स्विच करने लगता है और क्लास स्विच करने के बाद वो इन्फर्नल डेथ किंग मतलब डायर हाउंड किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है तो चलो देखते हैं मेरी कमजोर डिवॉर क्लास से अभी मेरी रैंक क्या आती है। फिर दिखाया जाता है जो डी रैंक हाई टायर था वो बदल कर सी रैंक मिड टायर हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ सभी स्टूडेंट हक्का बक्का हो गए थे और वहीं इसे देखकर प्रेसिडेंट भी काफी हैरान हो गया था। और गाइस मैं फिर से बता देता हूँ, प्रेसिडेंट अपनी असली रैंक को छिपा रहा है। फिर क्यांग डे कहता है क्या एक सी रैंक मिड टायर, ये क्या बकवास है, जरूर मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। फिर एग्जामिनर कहता है रैंक फिर से चेंज हो गई, क्या सिस्टम में कोई खराबी है। और वो सोच रहा होता है मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। फिर हमें अंदर की तरफ डेमन हट को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा डर रहा होता है। फिर उसके बाद फिर से अनाउंस किया जाता है डेमन हट स्टेबल नहीं है, इसलिए वो पोटेंशियल को मेजर नहीं कर पा रही है, तो कैंडिडेट फिर से रिटेस्ट दे। फिर उसके बाद सीचन सोचने लगता है अगर ऐसी बात है तो मेरी और 2 क्लास बाकी है। जब मैं अपने सबसे कमजोर क्लास में सी रैंक तक पहुंचा तो बाकी 2 क्लास में मैं किस रैंक तक पहुंचूंगा। फिर उसके बाद सीचन अपने फिर से क्लास स्विच कर लेता है। फिर वो लेवल 10 के पुरगेटरी राक्षसा मतलब एबेसल फिंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो कहता है तो चलो देखते हैं लेवल 10 के इस क्लास की असली ताकत क्या है। फिर वो जैसे ही पंच मारने वाला होता है सिर्फ उसे देखकर डेमन हट की आंखें काफी बड़ी हो गई होती हैं। फिर उसके बाद हमें बाहर के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ का मौसम बदलने लगा था, जिसे देखकर प्रेसिडेंट के साथ साथ क्यांग टी भी हैरान होते हुए कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। फिर जुओ का दूसरा भाई कहता है यह फिनोमिना लिटरल सेलेशियल ओमेन है, आज हिस्ट्री को फिर से लिखा जाएगा, हमारे डॉर्मेट्री का एक रूममेट गॉड टायर मास्टर बनने वाला है। फिर दिखाया जाता है सी चैन का पोटेंशियल एस रैंक का होता है, जिसे देखकर एग्जामिनर हैरान होते हुए कहता है क्या एक और एस रैंक का पोटेंशियल। और वहीं इसे देखकर क्यांग टी भी काफी हैरान होता है। फिर उसके बाद तभी उनके सिस्टम में वार्निंग आने लगता है। फिर दिखाया जाता है उसका पोटेंशियल धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है। फिर उसका पोटेंशियल ट्रिपल एस रैंक हो जाता है और सिस्टम भी वार्निंग देने लगता है कि इसका पोटेंशियल वैल्यू काफी ज्यादा है, सिस्टम इससे ज्यादा पावर को डिटेक्ट नहीं कर सकता, सिस्टम ओवरलोड हो रहा है। और उसे देखकर एग्जामिनर की आंखें बाहर निकाल आती हैं। फिर उसके बाद टेलीपोर्टेशन गेट के पीछे जो स्क्रीन होता है वो टूट जाता है। फिर एग्जामिनर दौड़ते हुए कहते हैं ये ठीक नहीं है, डेमन हट ओवरलोड हो गए हैं, अंदर जाकर हमें ये देखना होगा कि स्टूडेंट को कुछ न हुआ हो। फिर उसके बाद वो दोनों अंदर आते हुए कहते हैं स्टूडेंट क्या तुम ठीक हो। पर जब वो सामने का नजारा देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट की जगह वो डेमन हट चुसे हुए आम की तरह हो गया था, मतलब उसका काम तमाम हो गया था। फिर एग्जामिनर कहता है क्या डेमन हट मर गया है, क्या इसे ज्यादा यूज करने की वजह से ये जल गया है। फिर सीचन सोचने लगता है मैंने गलती से अपने पावर से उसे ज्यादा ही दबा दिया, इसलिए वो गला घुटने की वजह से मर गया, पर मैं इस बात से काफी हैरान हुआ। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सीचन ने उस डेमन हट को डिवोर कर लिया होता है जो एक रैंक ए का क्लास होता है कि ये 100 मीटर रेडियस के अंदर जो भी चीज है वो उन सभी के रैंक को देख सकता है और अगर कोई खतरा इसके रेंज में आ जाता है तो ये वार्निंग भी दे सकता है। फिर सीचन सोचने लगता है तो ग्लूटोनी के पावर मशीन के कोर को भी डिवोर कर सकती है, मैंने ये सोचा ही नहीं था। फिर वो बाहर निकलने के बाद डेमन हट के क्लास को यूज करता है और वहाँ जितने भी स्टूडेंट थे उनके सिर के ऊपर उन सभी के रैंक दिखने लगे थे। फिर सीचन सोचने लगता है अब मैं सभी के असली रैंक को देख सकता हूँ, ये मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। फिर तभी सीचन किसी को देखकर हैरान हो जाता है और ये प्रेसिडेंट था जिसका असली रैंक सी रैंक मिड टायर था। उसे देखकर सीचन सोचने लगता है तो गोंगटिंग अपनी असली ताकत को छुपा रहा था, पर तब भी वो एक मीडियोकर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद एग्जामिनर बाहर निकल कर कहता है ऐसे लगता है कि डेमन हट ओवरलोड होने की वजह से वो मारा गया है,
इसलिए आज के टेस्ट को यहीं पर खत्म किया जाता है। और अगर सी चैन की डाटा की बात की जाए तो वो मशीन में खराबी की वजह से हुआ था। हम इसे हायर अप को रिपोर्ट करेंगे और जो लोग आज टेस्ट नहीं दे पाए वो कल आ जाएंगे। हम कल नई मशीन को तैयार करके रखेंगे। फिर उसके बाद सी चैन के जितने भी फ्रेंड थे वो सभी उसके पास आकर उसके तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पर क्यांग डी आते हुए कहता है, मुझे पता था एक तुम जैसा कचरा सी रैंक तक कैसे पहुंच सकता है और उसका पोटेंशियल एस रैंक तक कैसे हो सकता है। ये बस मशीन की खराबी थी। तुमने अंदर जाकर डीमन हंट को मार दिया और तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तुम्हारे वजह से स्टूडेंट काउंसिल को कल तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या तुम्हारे वजह से जो हमारा समय बर्बाद होगा क्या तुम उसकी भरपाई कर सकते हो? उसकी बातें सुनने के बाद सेचन अपने लैडरिन को रिलीज करते हुए सोचने लगता है, ये आदमी कभी चुप नहीं होने वाला। क्या मुझे इसे अपाहिज बना देना चाहिए? फिर तभी पीछे से गोंगटिंग आते हुए कहता है, क्यांग डी पीछे हट जाओ, अपने टीममेट से इज्जत से बात करो। फिर क्यांग डी कहता है, क्या सीचन हमारा टीममेट? फिर गोंगटिंग अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरे स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। चलो साथ मिलकर ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट का सामना करते हैं। सीचन को प्रेसिडेंट की टीम में ज्वाइन करने का ऑफर देने को देखकर वहाँ सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस बात से क्यांग डी की काफी ज्यादा जल रही होती है और वो सोच रहा होता है, अगर ये ज्वाइन हो गया तो हमारी टीम में से किसी को निकालना पड़ेगा। आखिर मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा? गोंगटिंग के टीम में ज्वाइन होने का मतलब ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट में फर्स्ट प्लेस कंफर्म है। ऐसे कई लोग हैं जो काफी ज्यादा रिश्वत देकर हमारी टीम में आना चाहते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं लेते, तो आखिर ये कचरा कैसे आ सकता है? लेकिन गोंगटिंग ने उसे खुद ज्वाइन करने का ऑफर दिया है तो मैं उसे शर्मिंदा नहीं कर सकता। फिर वो सीचैन के कंधे पर हाथ रखकर उसे दबाते हुए कहता है, अब जबकि ऐसी बात है तो तुम्हारा हमारी टीम में स्वागत है। पर सीचैन अपने हाथ से उसके हाथ को झटकाते हुए कहता है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिसकी बातें सुनकर क्यांग डी के साथ साथ गोंगटिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर क्यांग डी गुस्से से कहता है, हे बच्चे, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हमारे स्क्वाड की ताकत पूरे स्कूल में नंबर 1 है। फिर सीचैन कहता है, इससे मुझे कोई लेने देने नहीं है। फिर वो पीछे मुड़कर कहता है, और तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, अब मुझे परेशान मत करो। और इस बात से क्यांग डी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वही लोग बात कर रहे होते हैं। सीचैन में काफी ज्यादा हिम्मत है, उसने गोंगटिंग के ऑफर को मना कर दिया, पर फिर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को मना करने की? क्या हो अगर वो सिस्टम एरर ना हो? अगर सीचैन सी रैंक मिड टायर पर हो तो वो तो अकेले ही फर्स्ट प्लेस को जीत लेगा। और वहीं उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो लोग गोंगटिंग और क्यांग डी का मजाक उड़ा रहे थे। फिर गोंगटिंग कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है ब्रदर सीचैन के कुछ अपने आइडियाज हो। फिर उसके बाद हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कहता है, मुझे अफसोस है कि वो दोनों एक टीम में नहीं हैं, नहीं तो स्कूल हिस्ट्री का एक नया रिकॉर्ड बन सकता था। फिर लिंग्यो कहते हैं, क्या ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है? गोंगटिंग चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ, बचपन से ही उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी और उसे मना करना मतलब खुलेआम वॉर के लिए चुनौती देना। हमारे प्रेसिडेंट कोई ऐसे नहीं है जिनसे निपटना आसान है। फिर क्यांग डी कहता है, सभी लोग सिस्टम एरर की वजह से उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्या उसे सच में लगता है कि वो मिड टायर सी रैंक का विनर है? फिर गोंगटिंग कहता है, अगर क्या हो उसका टेस्ट गलत ना हो, क्या हो अगर वो सच में एक सी रैंक का विनर हो, भले ही 100 मिलियन में से अगर उसका एक भी चांस जीतने का हो तो भी मैं उसे अपना फर्स्ट प्लेस नहीं दे सकता। फिर क्यांग डी कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, वो सिर्फ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास रियल कॉम्बैट का जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है और हम इलाइट है जिन्होंने सीक्रेटली डीमन लेयर में कई बार बैटल की है। कैसे रहेगा कि मैं आपके तरफ से उसे एक अच्छा सबक सिखाऊं? फिर गोंगटिंग कहता है, क्या तुम्हारे नजरों में मैं कुछ भी नहीं हूँ? फिर क्यांग डी कहता है, नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। फिर गोंगटिंग कहता है, मैं कैरियोके जाने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए टीम मेंबर को इकट्ठा करके तुम ही चले जाओ और तुम जो भी करते हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए क्यांग डी चुप रहता है। फिर वो अगले ही पल स्माइल करते हुए कहता है, मैं समझ गया, मैं जो भी करूंगा उसका आपसे कोई भी लेना देना नहीं होगा। फिर उसके बाद हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्यांग डी कह रहा होता है, क्या सच में सीचैन अभी स्कूल में नहीं है? और उसके सामने गोंगचैंग का चमचा होता है जो कह रहा था, हाँ ब्रदर क्यांग, मैंने सुना है वो कह रहा था कि वो थोड़ी देर के लिए अपने घर जा रहा है, यहाँ तक कि वो बिना कुछ खाए बिना ही स्कूल से चला गया। फिर उसके बाद क्यांग डी कैन के ऊपर अपना पैर मारते हुए कहता है, हेवन भी मेरी मदद कर रहा है, अगर स्कूल की जगह उससे बाहर निपटने की बात है तो हम उसे और भी बुरे तरह से पीट सकते हैं। सीचैन, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर हमें सीचैन को दिखाया जाता है जो चलते हुए सोच रहा था, मेरे पास्ट लाइफ में एक कंट्री के सेंट के इलाके में एक पीक गिल्ड टीम एक एक्सीडेंट में फंस गया। डीमन लेयर के अंदर उनका सामना एक ऐसे डीमन से हुआ जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था
और उसका नाम था रैथ। और गाइस जो रैथ है वो एक डिमन किंग है। रैथ के हाथों वो पूरी पीक गिल्ड टीम खत्म हो गया। फिर वो डिमन लेयर से बाहर निकलकर ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे अभी पता है। वो डिमन लेयर जहाँ रैथ है उसे ढूंढने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है, पर इस प्लान को शुरू करने के लिए मुझे काफी ज्यादा पैसा चाहिए। फिर उसके बाद हमें एक जगह को दिखाया जाता है और ये एक मिथ्रिल गिल्ड होती है जहाँ मॉन्स्टर के मटेरियल को एक्सचेंज किया जाता है। और सीचन बताता है कि ये फ्यूचर में मॉन्स्टर मटेरियल को एक्सचेंज करने वाली कंट्री की सबसे बड़ी गिल्ड बन जाएगी। वेपन और इक्विपमेंट अवेकनर के पावर को बढ़ाती है और मॉन्स्टर एक्सचेंज ऐसी जगह है जहाँ पर इन्हें खरीदा और बेचा जाता है और ये अभी मेरे लिए सबसे जल्दी पैसे कमाने का तरीका है। फिर उसके बाद सीचन वहाँ पर कुछ फैंग को देता है। फिर वहाँ के एक आदमी उस फैंग को देखते हुए कहता है, तुम तो एक स्टूडेंट हो, तुम्हें ये कहाँ पर मिला? फिर सीचन कहता है ये मॉन्स्टर से ड्रॉप हुआ था। फिर वो मैनेजर कहता है मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। फिर उसके बगल में खड़ी लड़की कहती है ये एक रैंक के क्लाउड टाइप मॉन्स्टर से ड्रॉप हुआ है, ये शायद बीस्ट सांक्सन का फैंग है। और गाइस यहाँ डायर हाउंड को ही सांक्सन कहा जा रहा है। इससे ई ग्रेड का क्लाउड टाइप स्केप्टर बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद मैनेजर उस फैंग को छोड़ देता है और कहता है अपना लेक्चर देना बंद करो, एक ई ग्रेड के आइटम के लिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। फिर वो मैनेजर कहता है हमारा एक्सचेंज हमेशा से एक वीआईपी सिस्टम रहा है, जो भी यहाँ अवेकनर आता है उसकी एक अच्छी पहचान और स्टेटस होती है। ऐसे एक ई ग्रेड आइटम को पहचानना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो मैनेजर सोचने लगता है हाल ही में हाई ग्रेड कस्टमर कम आए हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे सुपरवाइजर में प्रमोट होने में काफी लंबा समय लग जाएगा। सच में मैं कितना अनलक्की हूँ। ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके साथ अपना समय बर्बाद करने से कुछ फायदा नहीं होता, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे किसी न्यूबी को दे दूं। फिर उसके बाद वो मैनेजर वहाँ से जाते हुए कहता है लिटरली आगे का काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ, मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। फिर उसके बाद लिटरली उसको पैसे दे देती है और कहती है अगर आपको किसी और चीज में मदद चाहिए तो आप हमें कह सकते हैं। फिर सीचन उन पैसों को लेते हुए कहता है 18,000 ये अभी किराए के लिए काफी होंगे। फिर उसके बाद सीचन अपने पास से उस पुरगेटरी राक्षसा का एक शॉट को निकालते हुए कहता है जरा इसे देखो। उस शॉट को लिटरली देखकर काफी इम्प्रेस होते हुए कहती है ये ग्रेट शॉट तो काफी कूल दिख रहा है, पर मैंने ऐसा शॉट पहले कभी नहीं देखा। मेरे ख्याल से ये ग्रेट शॉट बी ग्रेड का होगा या शायद ये ए ग्रेड का भी हो सकता है। फिर तभी वह मैनेजर आते हुए कहता है ए ग्रेड क्या तुम सपना देख रही हो? मार्केट में एक ए ग्रेड वेपन की कीमत मिलियन से भी ज्यादा होती है और मैंने पूरे लाइफ में ए ग्रेड का आइटम एक बार भी नहीं देखा। फिर तभी वहाँ का बॉस आते हुए कहता है तुम सही कह रहे हो, ये ना तो बी ग्रेड का है और ना ही ए ग्रेड का है। और उसे देखकर उस मैनेजर के हाव भाव बदल जाते हैं। फिर वो कहता है बॉस आपकी आंखें काफी तेज हैं, मैंने पहले ही कहा था एक गरीब से स्टूडेंट के पास इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है। फिर उनका बॉस कहता है ये साफ साफ दिख रहा है ये पुरगेटरी लैंड से है, ये एक एस ग्रेड का इक्विपमेंट है। और एस रैंक का नाम सुनकर वो मैनेजर हक्का बक्का हो गया था। फिर उसके बाद वो बॉस सीचन के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है आप जैसे प्रीशियस मेहमान का हमारे यहाँ स्वागत है, प्लीज आप हमारे वीआईपी रूम में चलिए और आप किसी भी रिक्वेस्ट को हमसे बोल सकते हैं। फिर उसके बाद सीचन स्माइल करते हुए सोचने लगता है आखिरकार तुम आई क्या यांग जी। फिर उसके बाद वो लोग वीआईपी रूम में चले जाते हैं। फिर किंग जी कहता है सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इस वेपन को कितना में बेचना चाहते हैं? फिर सीचन कहता है मैं 1 मिलियन में बेचना चाहता हूँ। फिर किंग जी कहता है क्या आप सच में इसे सिर्फ 1 मिलियन में बेचना चाहते हैं? सर क्या आप जानते हैं एक ए रैंक इक्विपमेंट भी मिलियंस में बिकती है, और अगर एक एस रैंक वेपन की बात की जाए तो वो मार्केट में 10 मिलियन से कम में नहीं मिलता। फिर सीचन कहता है मैं इस एस रैंक वेपन को गिरवी में रखकर 1 मिलियन का लोन लेना चाहता हूँ, मैं इस 1 मिलियन को 1 महीने बाद वापस चुका दूंगा। उसकी बातें सुनकर किंग से हैरान होते हुए सोचने लगता है एक एस रैंक के वेपन को लोन के लिए गिरवी में रखना, क्या ऐसी किसी चीज के बारे में एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सोच भी सकता है? ऐसा लगता है कि उसका इस वेपन को बेचने का इरादा नहीं है, वो अपने उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। क्या वो अमीर घर से एक भागा हुआ बच्चा है या वो एक छिपा हुआ प्रोडिजी है जो अपनी असली एबिलिटी को छिपा रहा है? किसी भी तरह से सोचो वो मुझे कोई मामूली बच्चा नहीं लगता। फिर सीचन कहता है मैं पूरे अमाउंट को 1 महीने बाद चुका दूंगा और इस 1 महीने का मैं 10% इंटरेस्ट भी दूंगा। फिर किंगजी लिटिल लू को बाहर जाने के लिए कहता है। फिर उसके जाने के बाद किंगजी कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो वो नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी है और वहाँ के सीनियर ग्रेजुएट होने वाले हैं। मेरे नॉलेज के हिसाब से नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन कॉम्बट असेसमेंट होने वाला है और इस साल का असेसमेंट ठीक 1 महीने बाद होने वाला है और जो उस असेसमेंट में फर्स्ट प्लेस पर आता है उसे ठीक 1 मिलियन दिया जाएगा और आपका लोन अमाउंट भी 1 मिलियन है जिसे आप कह रहे हो कि ठीक 1 महीने बाद चुका दोगे।
चाहे पैसे की बात की जाए या डेट की, दोनों बिल्कुल मैच खाती हैं। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तुम पूरा कॉन्फिडेंट हो कि तुम उस ग्रेजुएशन कॉम्बट असेसमेंट में फर्स्ट प्लेस पर आओगे। अगर तुम इतना कॉन्फिडेंट हो तो तुम 1 महीने बाद फर्स्ट प्लेस को जीतकर उसके रिवॉर्ड के 1 मिलियन को ले सकते थे, पर तुम यहाँ एक एस रैंक के रेयर आइटम को गिरवी रखकर लोन ले रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अभी पैसों की सख्त जरूरत है, और ऐसे जोखिम भरे तरीके का यूज करने का मतलब है कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 1.5 मिलियन अभी के अभी देता हूँ। 1.5 मतलब 1.5, वो भी 1 महीने का 0 इंटरेस्ट के साथ। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, इसे हमारे बीच की फ्रेंडशिप की एक शुरुआत समझो। उसकी ऐसी बातें सुनकर सीचन भी थोड़ा हैरान होता है। फिर किंग्सले एक आंख मारते हुए कहता है, चिंता मत करो, आज हमारे बीच जो भी बातचीत हुई वो सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी। अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी तरह की ट्रेडिंग करना हो तो तुम हमें याद रखना, और अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम पूरी कोशिश करेंगे वो चीज तुम्हें देने की। फिर सीचन सोचने लगता है वो कुछ ही डिटेल से ही मेरे सिचुएशन का अंदाजा लगा लिया। वो सच में तारीफ के लायक है, और इसके अलावा मेरे सिचुएशन का फायदा उठाने के बजाय वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का ऑफर भी दिया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि किंग्सले इस मिथरल एक्सचेंज गिल्ड को दुनिया का नंबर 1 गिल्ड बना देगा। फिर वो किंग्सले से हाथ मिलाते हुए सोचने लगता है, मैं रात को खत्म करने के लिए सिर्फ अपनी ही ताकत के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, बल्कि मुझे कुछ भरोसेमंद साथियों की जरूरत है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ किंग्सले ने एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जो कहता है मैजिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं, और उसके अकाउंट में 1.5 मिलियन आ गया था। फिर किंग्सले कहता है, तुमने इतने रेयर वेपन को हमें गिरवी में दे दिया है, तो तुम ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट में क्या यूज करोगे? अगर तुम चाहोगे तो हम तुम्हें कुछ अच्छे वेपन उधार में दे सकते हैं। हमारे पास अभी के लिए कोई एस रैंक इक्विपमेंट तो नहीं है, लेकिन हमारे पास काफी अच्छा खासा ए और बी रैंक इक्विपमेंट है। फिर उसके बाद सीचन कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद सीचन अपने दूसरे शॉट को निकालते हुए कहता है, मेरे पास अभी भी एक और वेपन है, और एक ग्रेट शॉट बिल्कुल उसी के जैसे है जैसा शॉट मैंने तुम्हारे पास गिरवी रखा है। और सीचन के पास एक और एस रैंक वेपन को देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर सीचन उस शॉट को फिर से रख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर किंग्सले कहता है, सच में आजकल काफी ज्यादा टैलेंटेड यंग लोग हैं, प्लीज अपना ख्याल रखना। फिर किंग्सले कहता है, तुमने एक इम्पोर्टेंट कस्टमर की मदद करना कंटिन्यू रखा, तुम्हें प्रमोट किया जाता है, जिस बात से लिटिल लुक काफी खुश होती है, और वहीं वो मैनेजर रो रहा होता है। और गाइस मैं बता दूं, किंग्सले अपने गिल्ड का गिल्ड लीडर है। फिर सीचन को दिखाया जाता है जो अचानक रुक जाता है। फिर वो पीछे मुड़ते हुए कहता है, मुझे कुछ खरीदना है, पर यहाँ पर बताया नहीं जाता कि सीचन ने क्या खरीदा। फिर दिखाया जाता है सीचन गैंगचेंग काउंटी के बस स्टेशन में आ गया होता है। फिर वो सोचने लगता है, मेरे पास्ट लाइफ में मेरे फैमिली को पैसों की वजह से काफी लंबे समय तक स्ट्रगल करना पड़ा। उस समय भले ही मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन मैं अवेकन नहीं हुआ था, इसलिए किसी भी गिल्ड ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने छोटे बड़े कई काम किए, लेकिन फिर भी मैं किराया चुकाने तक ये पैसे कमा पाया। सीयून और मुझे जीने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जब सीचन छोटा था। किराया चुकाने के बाद हम फिर से कंगाल हो गए। फिर सीयून कहती है, चिंता मत करो बड़े भाई, मुझे ट्यूशन का काम मिला है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सीयून को इंटरनेशनल सेंट्रल आर्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से एक्सेप्ट लेटर आया होता है। फिर सीयून उस लेटर को फाड़ते हुए कहती है, आखिरकार मैं एक्सेप्ट हो गई, लेकिन ये मुझसे काफी दूर है और मैं अपने बड़े भाई के पास रहना चाहती हूँ। फिर सीचन सोचने लगता है, वो पैसों को लेकर मेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने अपने सपनों को कुचल दिया। वो मेरे वजह से अपने ड्रीम स्कूल में नहीं जा पाई। फिर प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीचन इधर उधर घूर घूर के देखते हुए सोचने लगता है, उसे काफी देर हो गई है, उसे तो अब तक बस से उतर जाना चाहिए था। फिर तभी पीछे से कोई बड़े भाई करके चिल्लाती है, और ये सीयून थी जो कहती है, भाई मैंने तुमसे कितना बार कहा है, अगर तुम्हें किसी को लेने जाना है तो तुम्हें एग्जिट की तरफ खड़े रहना चाहिए, ना कि एंट्रेंस में। हम फिर से इस महीने के किराया चुकाने के बाद कंगाल हो गए हैं। उसे देखकर सीचन काफी हैरान हो जाता है। फिर सीयून कहते हैं, बड़े भाई आओ और इस सामान को उठाने में मेरी मदद करो। बड़े भाई आखिर तुम वहाँ बेवकूफ की तरह क्यों खड़े हो? पर तभी सीचन आकर उसे गले लगा लेता है, जिससे सीयून को भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर सीचन स्माइल करते हुए सोचने लगता है, तुम्हें देखे हुए 7 साल हो गया, आखिर 7 साल बाद मैं तुम्हें फिर से वापस देख पाया हूँ। फिर उसके बाद सीयून अपने दोनों उंगली से पिंच करते हुए कहती है, क्या तुम मुझे गला घोट कर मारना चाहते हो? फिर वो अपने बैग को सीचन के पास फेंकते हुए कहती है, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब तरीके की हरकतें कर रहे हो, क्या तुम्हें किसी लड़की ने रिजेक्ट किया है?
चलो जल्दी घर चलते हैं। फिर उसके बाद वो आपस में बातें करते हुए घर जाने लगते हैं। फिर सीचन स्माइल करते हुए सोचने लगता है, मैं इस बार तुम्हें जरूर बचाऊंगा, अब से तुम्हें और भी परेशानियों को झेलने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्यांगडी कुछ लोगों के साथ होता है, जो कहता है वो कमीना सीचन इसी रास्ते से ही अपना घर जाएगा, सभी लोग यहाँ छिप जाओ। और जैसे ही वो दिखाई दे सभी लोग उसके ऊपर अटैक कर देना। मुझे मेक श्योर करना है कि वो एक अच्छा सबक सीखे, उसे भी पता चलना चाहिए कि मुझे गुस्सा दिलाने का नतीजा क्या होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यांग डी के पास एक लड़का खड़ा था जो कहता है, बॉस हम में से कई सारे स्टूडेंट काउंसिल के लोग हैं, तो इससे कोई परेशानी तो खड़ा नहीं हो जाएगा ना। फिर यांग डी कहता है, मैं बस उसे थोड़ा सा सबक सिखाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे गुस्सा दिला रही है। वो घटिया से ई रैंक का कचरा अपने आप को सी रैंक का समझता है, पर उसे पता ही नहीं कि वो किसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। उसे तुम लोग ज्यादा मत पीटना, क्योंकि मैं उसकी अच्छे से पिटाई करना चाहता हूँ, और उसे इतनी बुरी तरह से पीटना चाहता हूँ कि वो 2 हफ्ते तक बिस्तर में पड़े रहे और वो ग्रेजुएशन एग्जाम को ना दे पाए। मैं पूरे स्कूल में सबसे बेस्ट क्लाउड टाइप एसासिन हूँ, तुम ई रैंक के कचरे, मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटूंगा। फिर बताया जाता है कि वो रैंक डी का क्लाउड एसासिन है। फिर उसके बाद हमें सी चैन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिर सीयोन कहती है, बड़े भाई तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब तरह का बर्ताव कर रहे हो, क्या तुम ग्रेजुएशन एग्जाम को लेकर परेशान हो? मेरा मतलब है तुम्हारे जैसे सीधे साधे इंसान आमतौर पर इतना इमोशनल नहीं होते। बड़े भाई कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, क्या तुम मुझे इस बात को बार बार नहीं कहा करते थे? लाइफ बहुत बड़ी जर्नी है और ये कभी न कभी बदलेगा। ये गाना तुम्हें फिर से सुनकर कैसे लगता है? फिर उसके बाद वो गाना गाने लगती है और सी चैप उसे स्माइल करते हुए देखकर सोचने लगा था, सीयून बहुत समझदार है, वो मुझसे मिलते ही समझ गई कि मैं पहले से कुछ अलग लग रहा हूँ। वो अभी भी नहीं जानती है कि मैं अवेकन हो गया हूँ, इसलिए उसे ऐसे लगता है कि हमारे पास अभी भी पैसों की कमी है। फिर वो कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। फिर सीयोन सोचने लगती है वो इस बात को नहीं मान रहा है, क्योंकि उसका मेल प्राइड बीच में आ जा रहा है। लड़कों की उम्र बढ़ने के साथ साथ वो अपनी बातों को छिपाने लगते हैं। किताबों की लिखी हुई बातें सही होती है, बड़े भाई तुम बूढ़े होते जा रहे हो। फिर दिखाया जाता है उनके पीछे क्यांगडे और उनका ग्रुप छिपा हुआ था। फिर क्यांगडे के बगल में खड़ा एक लड़का कहता है, बॉस उस लड़के के साथ एक लड़की है। फिर क्यांगडे एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, तब तो ये और भी ज्यादा बढ़िया है, इस गली में कोई भी कैमरा नहीं है, आज हम बहुत लक्की हैं। फिर तब सी चैन भी उनके स्मेल को सूंघ लेता है और सोचने लगता है, ये स्मेल तो उन स्टूडेंट काउंसिल के लोगों का है, ऐसा लगता है मेरे पास आने के लिए उनके पास बहुत हिम्मत है। फिर उसके बाद सीचन अपने पास से ईयरबड को निकालता है और उसे सीयोन को पहना देता है। फिर सीचन कहता है, मुझे ये गाना बहुत पसंद आता है और मैं इसे बार बार सुनता हूँ, तो इसे तुम भी सुनो। फिर सीयोन कहती है, बड़े भाई तुमने म्यूजिक सुनना कब से शुरू किया? फिर वो सोचने लगती है, म्यूजिक किसी के भी मेंटल स्टेट को बता सकता है, तो बेहतर होगा कि मैं उसके म्यूजिक को सुनूं। फिर उसके बाद वो उस म्यूजिक को मजे से सुनने लगती है। फिर सीचन एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ जाता है। फिर दिखाया जाता है उसके सामने क्यांगडी और उसके चमचे थे, और वहीं सीयोन म्यूजिक में मगन वो सीधे चले जा रही थी, और उसके पीछे क्यांगडे और उसके चमचे सीचियन के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर सीचियन अपने लैडनिक एसासिन क्लास को यूज करते हुए सोचने लगता है, साल 2160 मेरे पिछले लाइफ में मैंने अपने बहन को खो दिया था, और 2167 में मैं मरने के बाद अपने पास्ट लाइफ में फिर से रीइंकार्नेट हो गया। इस बार मैं अपने छोटी बहन के साथ फिर से पहले के जैसे नहीं होने दूंगा। 7 साल बाद मैं अपने छोटी बहन से वापस मिल पाया, और तुम लोगों ने मेरे इतने अच्छे समय को खराब करने की हिम्मत की। फिर उसके बाद सीचन उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद वो अपने पूरे बॉडी में लैटिनी को रिलीज करने के बाद उन लोगों को बुरी तरह से पीटने लगता है, और जो लोग मार खाने के बाद चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे वो पीट कर उनके मुंह को ही बंद कर देता है। और अपने ही लोगों की पिटाई होते देखकर क्यांगडे काफी हैरान होते हुए सोचने लगता है, आखिर ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और सीचन उनके चमचों पर मार कर क्यांगडे के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। फिर क्यांगडे भी अपने क्लाउड एसासिन क्लास को यूज करते हुए कहता है, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लाउड टिप एसासिन हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पीट सकते हो? पर तभी सीचन उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है, और इस मुक्के का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो गोल गोल घूमते हुए और जमीन पर टप्पा खाते हुए दूर फेंका जाता है। पर सीचन उसे संभलने का भी मौका नहीं देता और फिर से उसके जबड़े पर एक पंच मार देता है, और इस पंच से क्यांगडे का हालत काफी खराब हो जाता है।
और वो फिर से जमीन पर टप्पा खाते हुए उसकी दीवार से जोरदार टक्कर होती है। फिर क्यांग डी जैसे ही अपने आंखें खोलता है उसके सामने सी चैन था। फिर सी चैन कहता है, मैंने तुम्हें साफ साफ पहले ही कह दिया था कि मुझे दोबारा तुम कभी भी परेशान मत करना। फिर वो गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आई? फिर क्यांग डी खराब हालत में सोच रहा होता है, मेरी पूरी हड्डियां टूट गई हैं, मैं अपने पैर को जरा सा भी नहीं हिला पा रहा हूँ। उसका रैंक असेसमेंट सच था, सच में उसका रैंक डी है। फिर वो अपनी लड़खड़ाते हुए आवाज में माफी मांग रहा होता है। फिर तभी सीचन उसके चेहरे पर उसके डैगर को रखते हुए कहता है, चुप हो जाओ, अगर तुम जरा सा भी आवाज किए तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। उसकी बातें सुनकर क्यांग डी सोच रहा होता है, उसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही है, वो सच में मुझे मार देगा। ये एकमात्र स्टूडेंट है, फिर भी इसमें इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट कैसे हो सकता है? फिर सीचन कहता है, बेहतर होगा कि तुम मेरे बातों को याद रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या करते हो, लेकिन तुम लोगों के लिए ये बेहतर होगा कि तुम लोग मुझे दोबारा परेशान मत करना। और तुम लोगों ने कभी मेरे बहन को परेशान करने के बारे में सोचा या कभी उसके सामने आ गए तो मैं तुम सभी को एक एक करके हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गया? और वहीं क्यांग डी रो रहा होता है, पर वो उसके मुंह में डैगर को घुसा रखा था, इसलिए वो रो भी नहीं सकता था। फिर उसके बाद सी चैन उसे छोड़कर वहां से जाने लगता है। फिर सी यून को दिखाया जाता है जो रोते हुए सोच रही थी, मुझे बहुत अकेला लग रहा है, पता नहीं ये गाना सुनने से मुझे रोने का मन कर रहा है। क्या तुम अपने आप को अकेला मानते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? फिर उसके बाद वो पीछे मुड़कर बड़े भाई बोलकर चिल्लाती है और उसके पीछे सी चैन खड़ा था जिसके हाथ में एक बॉक्स था और उस बॉक्स के अंदर एक पेन था। फिर वो कहता है, सियोन ये तुम्हारे लिए है। उसे देखकर सियोन हैरान होते हुए कहती है, ये तो मैजिक होलोग्राफिक पेन है और ये तो लेटेस्ट स्टाइल का है, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, इसके लिए तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? उसे देखकर सी चैन स्माइल करते हुए सोचने लगता है, मैं अपने पास्ट लाइफ में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, यहाँ तक कि तुम्हारे सपनों को भी, पर इस लाइफ में पहले के जैसे कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारी हर चीज को प्रोटेक्ट करूंगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सियोन उस मैजिक होलोग्राफिक पेन से जो भी ड्रॉ कर रही थी वो होलोग्राफिक में बदल जा रहा था। फिर वो कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सच में काम कर रहा है, मैं इससे हवा में ही होलोग्राफिक इमेज को ड्रॉ कर सकती हूँ। फिर से नूडल खाते हुए कहता है, जब तक तुम्हें ये पसंद है तब तक ठीक है। फिर सियोन कहती है, लेकिन बड़े भाई हमें अभी भी किराए को चुकाना है और तुम ऐसे ही पैसों को बर्बाद कर रहे हो। फिर सीचन कहता है, मैंने पहले ही पूरा 1 साल का किराए को चुका दिया है। फिर सीचन कहता है, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया है और हमने उससे अच्छा खासा पैसा कमाया है। फिर सियोन सोचने लगती है, तुम्हें ठीक से झूठ भी नहीं बोलने आता, आखिर तुम अपना सीक्रेट मुझसे क्यों छिपा रहे हो? लेकिन बहुत समय हो गया मेरे बड़े भाई के चेहरे पर इस स्माइल को देखे हुए। फिर वो उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, जो भी हो बड़े भाई अपना ध्यान रखना और ज्यादा टेंशन मत लेना। उसकी बातें सुनकर सी चैन भी स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद हमें दूसरा जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोंग टिंग कह रहा था, यान डी को बहुत सारी इंजरीज हुई है और उसके 60% हड्डियां टूट गई हैं। यहाँ तक कि टॉप डॉक्टर भी उसे 1 महीने में ठीक नहीं कर सकते। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने सच में सी चैन से फाइट किया था, फिर भी उसे इतनी बुरी तरह से पीटना। फिर तभी उसके पास लिंग्यू बैठी होती है जो कहती है, ऐसा लगता है कि वो ग्रेजुएशन एग्जाम को नहीं दे पाएगा और गाइस ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट को चेंज करके ग्रेजुएशन एग्जाम कर दिया गया है। फिर गोंग टिंग कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी टीम बिना किसी बोझ के ज्यादा बेहतर रहेगी। गोंग टिंग के बगल में एक आदमी खड़ा होता है जो कहता है, ये फिर से वही सी चैन है और इस आदमी का नाम गोंग जुआन होता है जो नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का कैरियर सर्विस का डायरेक्टर था, जो कहता है, मैंने पिछले रैंक असेसमेंट के टेस्ट रिजल्ट को कंफर्म कर लिया है, सी चैन असल में सी रैंक में है। वो अकेला स्टूडेंट है जो पूरे स्कूल में तुम्हारे से ज्यादा हायर रैंक पर है। उसकी बातें सुनकर गोंग टिंग भी हैरान हो जाता है। तुम्हारे फादर ने ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के लिए तुम्हारे परफॉर्मेंस को इंस्पेक्ट करने के लिए खुद अलायंस के वाइस चेयरमैन को बुलाया है, तो तुम्हें इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि तुम्हारे लाइमलाइट को कोई दूसरा ना छीन पाए। और अगर ये सब फेल हो जाए, मैं बस तुमसे इतना ही कह सकता हूँ भतीजी कि तुम गोंग टिंग के टीम को ज्वाइन कर लो। फिर गोंग टिंग कहता है, सर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, क्या आपको सच में लगता है कि मैंने रैंक असेसमेंट में अपनी पूरी ताकत का यूज किया था? आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के दिन लोगों को पता चल जाएगा कि सबसे ताकतवर कौन है। फिर हमें सी चैन का सीन दिखाया जाता है जो नहाते हुए सोच रहा था, मेरा आज का 100 किलो के वजन को उठाकर 100 किलोमीटर तक दौड़ना पूरा हो गया है। अब जब पैसे का मामला सॉल्व हो गया तो सब चीज ठीक चल रहा है।
ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मेरा असली प्लान शुरू होगा। अभी के लिए मेरा अगला स्टेप ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के 1 मिलियन युआन प्राइज मनी को सिक्योर करना है और किंगजी के लोन को वापस करना है। मुझे उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर रखना पड़ेगा। आखिरकार फ्यूचर में मुझे उससे काफी कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन शुरू होने में 1 महीना से भी कम का समय बचा है, इसलिए मुझे और भी लेवल अप करना होगा। फिर उसके बाद वो सो जाता है और वो जैसे ही सोता है उसे उसका सिस्टम उसके सपने में उसे डीमन टावर के पास भेज देता है। और गाइस, डीमन टावर का नाम चेंज करके टावर ऑफ डार्कनेस कर दिया गया है। फिर सी-चैन उस टावर के दरवाजे के पास जाते हुए सोचने लगता है, इसलिए रैंक असेसमेंट से मुझे पता चला मेरी सबसे कमजोर क्लास भी सी रैंक की है और जो मेरी सबसे ताकतवर क्लास है उसके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता चला है। भले ही ये एक एस रैंक है, फिर भी मैं इसके फुल पावर को यूज नहीं कर सकता और मुझे ठीक से पता भी नहीं कि ये क्लास कितना ज्यादा पावरफुल है। तो मेरे पास जो 2 क्लासेस बचा हुआ है उनका रैंक मुझे अभी तक नहीं पता। फिर वो अपने पास से टाइम रिफ्ट की को निकालता है जो ट्रिपल एस रैंक का आइटम है और यही सिर्फ टावर ऑफ डार्कनेस का दरवाजे को खोल सकता है। फिर उसके बाद वो की हवा में उड़कर उस दरवाजे के पास चले जाता है और उस टावर ऑफ डार्कनेस के दरवाजे को खोल देता है। फिर वो टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर जाते हुए सोचने लगता है, चलो देखते हैं अंदर क्या है, अंदर किस तरह के मॉन्स्टर हो सकते हैं। फिर तभी वो सामने की तरफ देखकर हैरान होते हुए कहता है, ये जगह यहाँ कैसे हो सकती है। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सी-चैन टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर आ जाता है और उसके अंदर वो स्टारफॉल वेस्टरलैंड नाम के जगह पर पहुंच जाता है। तभी सी-चैन वहां के ग्रेविटी को झेल नहीं पाता और वो घुटने के बल झुक जाता है। फिर वो सोचने लगता है यहाँ की ग्रेविटी काफी ज्यादा है। स्टारफॉल वेस्टरलैंड के सरफेस में अर्थ से 10 गुना ज्यादा ग्रेविटी होती है। जिस दरवाजे से मैं आया था वो गायब हो गया है। ऐसा लगता है कि इस फ्लोर के बॉस को मारने के बाद ही वो दरवाजा फिर से खुलेगा। पर प्रॉब्लम यहाँ की ग्रेविटी है। यहाँ के ग्रेविटी की वजह से मैं सिर्फ अपना 30% पावर ही यूज कर पा रहा हूँ। मुझे जल्द से जल्द यहाँ के ग्रेविटी से बचने का कोई तरीका को ढूंढना होगा। फिर तभी वहाँ पर फैंटम लायन आ जाता है और ये बी रैंक का होता है और इसका क्लास स्टार सोल्जर होता है। फिर उसके बाद सी-चैन अपने क्लास को चेंज करने लगता है और वो अपने क्लास को लाइटनिंग असैसिन में चेंज कर लेता है और आप इसके अभी के स्टेट्स को देख सकते हो। फिर वो फैंटम लायन सी-चैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सी-चैन साइड हटकर उसके अटैक को डॉज कर लिया था। फिर वो सोचने लगता है, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा भारी लग रही है, मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। फिर वो अपने लाइटनिंग ब्लेड से उस फैंटम लायन के गले के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक उसके वाइटल पॉइंट पर नहीं लगा था। और गाइस, सी-चैन की स्पेशल स्किल ये है कि अगर वो किसी के वाइटल पॉइंट के ऊपर अटैक करता है तो उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और वो जरा सा भी अपने बॉडी को हिला नहीं पाएगा। पर सी-चैन का अटैक मिस हो गया होता है, जिससे वो काफी हैरान हो गया था। लेकिन वो फैंटम लायन सी-चैन के ऊपर अटैक कर देता है। सी-चैन सोचने लगता है, यहाँ की ग्रेविटी की वजह से मेरा स्पीड कम हो गया है, इसलिए मेरा अटैक भी ठीक से लग नहीं पा रहा है। यहाँ के ग्रेविटी के सामने मेरा लाइटनिंग असैसिन क्लास बेकार है, लेकिन ये चीज इसे संभाल सकती है। क्या यही टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर के मॉन्स्टर की ताकत है? फिर सी-चैन फिर से अपने क्लास को चेंज कर लेता है और वो अपने क्लास को एबैसल फिंड, जिसका नाम पुरगेटरी राक्षसा भी है, उसमें चेंज कर लेता है। और आप इसके एबैसल फिंड के स्टेट्स को देख सकते हो, जो लाइटनिंग असैसिन से स्ट्रेंथ और स्टेमिना के मामले में ज्यादा है। फिर वो सोचने लगता है, ये क्लास इसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई के लिए स्ट्रेंथ और स्टेमिना की जरूरत पड़ती है। फिर वो अपने हाथ से उस फैंटम लायन को पंच मार देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। फिर वो सोचने लगता है, मैं इस क्लास की मदद से अपने ग्रेविटी को बढ़ा सकता हूँ और अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ पंच मारता हूँ तो ग्रेविटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और गाइस, एबैसल फिंड क्लास का एक स्किल है जिसमें वो अपने आसपास की ग्रेविटी को 3 गुना बढ़ा सकता है और कम भी कर सकता है। और वो इस स्किल की मदद से ग्रेविटी को 100 से 200, 200 से 400 और 400 से 600% तक बढ़ा देता है। फिर वो सोचने लगता है, इस जगह पर पहले से ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो इस हिसाब से मेरे पंच का फोर्स ग्रेविटी से 60 गुना ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से मेरा पंच का फोर्स 60 गुना ज्यादा होगा। फिर वो उस फैंटम लायन के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक के फोर्स की वजह से वहाँ के आसपास की जमीन तबाह हो जाती है। और इस स्किल का नाम होता है ट्रिपल कैलेमिटी ओवरलोड मोड। फिर उसे मारने के बाद वो जमीन पर पड़ा हुआ हाफ रहा होता है और उसे मारने के रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक फैंटम लायन बोन मिला होता है। फिर उसके बाद उसे 12,000 एक्सपी मिलता है और वो लेवल अप होके 11 लेवल में पहुंच जाता है। फिर वो सोचने लगता है, क्लास के कार्ड में हर एक स्टार उनके पावर को बताता है, जितना ज्यादा स्टार्स होंगे क्लास चेंज करने के बाद उतना ज्यादा ही पावर मिलेगा। एबैसल फिंड में स्टार्स ज्यादा हैं, इसका मतलब उसके स्टेट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। पर मैं अब लाइटनिंग असैसिन को भी यूज करता हूँ तो उसकी पावर पहले के मुकाबले में ज्यादा होगी। लेकिन अभी एकमात्र बी रैंक के मॉन्स्टर के खिलाफ मुझे अपनी पूरी ताकत का यूज करना पड़ रहा है।
इसका मतलब ये है कि मेरे दोनों क्लास में से किसी ने भी अभी तक बी रैंक को पार नहीं किया है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो इस बार मॉन्स्टर को मारने के बाद सिस्टम ने डिवॉर करने के सिस्टम विंडो को अभी तक नहीं दिखाया, और इसके अलावा अभी तक अगले फ्लोर का भी दरवाजा अपेयर नहीं हुआ है। फिर वो काफी हैरान होते हुए सोचने लगता है, मुझे ये मत कहना। फिर तभी उसके पीछे स्पेस पोर्टल बनने लगता है और उस पोर्टल के अंदर हमें बहुत सारी आंखों को दिखाया जाता है। फिर वो पीछे मुड़ते हुए सोचने लगता है, मुझे ये मत कहना कि इस फ्लोर का असली बॉस अभी तक नहीं आया है, और जिसे मैंने अपनी पूरी ताकत से मारा वो सिर्फ इस फ्लोर का एक मामूली सा मॉन्स्टर था। फिर उसके बाद उस पोर्टल के अंदर से बहुत सारे फैंटम लाइन निकलकर सी-चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, और सी-चैन को रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिल पाता, और वो सभी फैंटम लाइन सी-चैन के ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक करने लगे थे। और सी-चैन सोच रहा होता है, अब मुझे समझ में आया कि एबैसल फिंट के उन बातों का क्या मतलब था कि टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर जाने के बाद तुम ऐसे दर्द का सामना करोगे जिसे तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हें उन सभी दर्दों को सहना पड़ेगा, तुम्हें उन सभी को हराना पड़ेगा। फिर तभी सी-चैन नींद से उठ जाता है और वो अपने डॉर्मेट्री में होता है और वो जोर जोर से हाँफ रहा होता है। फिर वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए सोचने लगता है, मेरे मसल्स के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, मेरी मसल और हड्डियां अलग अलग हो गई थी, मेरे सपने के उस दर्द को मैं असल में महसूस कर सकता हूँ। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ तो मुझे नर्क से भी ज्यादा दर्द को झेलना पड़ेगा। ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। फिर उसके बाद हमें नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है, और आज ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जामिनेशन का टीम फॉर्मेशन सेरेमनी था, और वहीं पर हमें गोंग कुआन को भी दिखाया जाता है। फिर वहाँ के स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं, क्या तुम लोगों ने सुना कि हमारी ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जाम देखने के लिए गिल्ड अलायंस से कुछ हाई रैंकिंग मेंबर्स आ रहे हैं, इसलिए वो इस साल के ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जाम के रूल्स को बदल रहे हैं। पिछले सालों में टीम बनाने के लिए ज्यादा मेंबर्स और रैंक की जरूरत नहीं थी, पर इस साल टीम बनाने के लिए कम से कम 5 मेंबर और उसमें से एक हाई टायर ई रैंक स्टूडेंट का होना जरूरी है। ऐसा लगता है कि उन्होंने इन रूल्स को ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जाम को और भी ज्यादा एंटरटेन करने के लिए बदल दिया है। फिर उसके बाद गोंग कुआन अनाउंस करता है, सभी स्टूडेंट के रैंक्स उनके रिस्ट बैंड पर भेज दिया गया है, तो स्टूडेंट अपने रैंक्स को चेक कर लो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने टीम को बना लो। फिर वहाँ सभी स्टूडेंट अपने रैंक्स को देखने लगते हैं। फिर हमें रैंकिंग लिस्ट को दिखाया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर गोंग टिंग जो डी रैंक हाई टायर में था, जिसका असल रैंक सी रैंक मिड टायर में है, और उसके नीचे कियांग डी था जो डी रैंक लो टायर में था, जिसे सी-चैन ने कुत्ता बनाकर पीटा था। और इस रैंकिंग लिस्ट को मालोंग देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये रैंकिंग लिस्ट तो बिल्कुल गलत है। फिर दिखाया जाता है सी-चैन ई रैंक लो टायर में होता है। फिर मालोंग कहता है, सी-चैन वो सिर्फ तुम्हें ही ई रैंक लो टायर में कैसे लिस्टेड कर सकते हैं। फिर वहाँ के स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं, क्या सी-चैन को असेसमेंट में सी रैंक नहीं मिला था, तो आखिरकार उन्होंने उसके रैंक को चेंज करके ई रैंक लो टायर में क्यों कर दिया। बाद में बताया गया था कि ये रैंकिंग चेक करने वाले मशीन के खराबी की वजह से हुआ था। मैंने सी-चैन के साथ टीम बनाने का सोचा था, पर असल में तो वो एक ई रैंक लो टायर का स्टूडेंट है। अब उसे बहुत अफसोस हो रहा होगा क्योंकि उसने गोंग टिंग के टीम को ज्वाइन करने के ऑफर को मना कर दिया था। अब तो उसके साथ कोई भी टीम नहीं बनाना चाहेगा। ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जामिनेशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सभी को पता है, तो आखिर उस जैसे कमजोर स्टूडेंट के साथ कौन ही टीम बनाना चाहेगा। और वो सभी लोग इसी तरह से सी-चैन का मजाक उड़ाने लगे थे, पर उन्हीं के बीच गोंग टिंग को उसकी असली ताकत का पता था। वो सामने की तरफ गोंग कुआन को देख रहा था, और वहीं गोंग कुआन गोंग टिंग को देखकर सोच रहा होता है, मेरा निकम्मा भतीजा, आखिर वो कब जानेगा कि ह्यूमन नेचर की असली ताकत क्या होती है। वो अपने आप को 30 मार खा समझता है, लेकिन उसे समझना चाहिए कि उससे भी कोई न कोई ताकतवर होगा। मैं उसके ताकत के ऊपर भरोसा करके जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए मैं सी-चैन को ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दूंगा। इस चैप्टर के शुरुआत में अनाउंस किया जाता है, स्टूडेंट प्लीज जितना जल्दी हो सके अपनी टीम को बना ले। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग गोंग टिंग के पास आने लगते हैं, और वो लोग अपने आप को उसके टीम में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं, और वो लोग उसकी फुल चाटुगिरी करने लगते हैं। और गोंग टिंग के बगल में गोंग चैंग होता है जो कहता है, सभी लोग चुप हो जाओ और यहाँ से साइड हटो, हम लोगों को सिर्फ एक स्टूडेंट की जरूरत है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग अपनी अपनी टीम को बना लिए थे। फिर मालोंग कहता है, हमने आसपास कई बार पूछा लेकिन कोई भी हमारे टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहता। फिर जो कहता है, हमारे टीम में 4 लोग हैं और हमारे पास सिर्फ एक आदमी की कमी है, अगर हमारी टीम नहीं बन पाती है तो हम ग्रेजुएशन एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। फिर मालोंग कहता है, ये बहुत अजीब बात है, सी-चैन के रैंक को सबसे नीचे क्यों किया गया है, टीम बनाने के लिए भी
भी कम से कम 5 लोगों की जरूरत है और उसमें से भी एक मेंबर का हाई टायर ई रैंक होना जरूरी है। ऐसे लगता है कि वो जानबूझकर हमें टारगेट बना रहे हैं। फिर सी चैन सोचने लगता है ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जामिनेशन ये सभी को अपनी स्किल दिखाने का एकमात्र चांस है। इसमें टीम बनाकर हाई स्कोर करना एक अच्छे फ्यूचर का एकमात्र तरीका है। फाइनल एग्जाम में डंजन के अंदर के मॉन्स्टर टीम मेंबर के हिसाब से होता है, लेकिन ज्यादा टीम मेंबर का मतलब ज्यादा मॉन्स्टर भी है और हाई स्कोर करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भले ही कोई भी गोंगटिंग जैसे पावरफुल टीम में ज्वाइन ना हो सके, पर वो ऐसे टीम में ज्वाइन नहीं होना चाहते जहाँ सभी लोग कमजोर हैं और न ही कोई भी कमजोर टीम मेंबर को अपनी टीम में लेना चाहता है। और रैंकिंग लिस्ट में सबसे नीचे के 3 लोग हमारी टीम में ही हैं। फिर तभी वहाँ कोई आते हुए कहता है, जुओ हमारे पास एक टीम मेंबर की कमी है। तुम उन 3 ई रैंक के कचरे के साथ टीम नहीं बनाना चाहते हो, है ना? अगर तुम उनके साथ टीम बनाते हो तो तुम ग्रेजुएशन एग्जाम को दे भी नहीं पाओगे, क्योंकि कोई भी तुम्हारे टीम में ज्वाइन नहीं होना चाहता, इसलिए तुम हमारे टीम में ज्वाइन हो जाओ। फिर सी चैन सोचने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम जैसे 3 लो टायर ई रैंक को सभी लोग इग्नोर कर देंगे और हमारे टीम को ग्रेजुएशन एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन हम लोगों ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि हम लोग साथ में टीम बनाएंगे, इसलिए मैं अपने रूममेट को नहीं छोड़ सकता। फिर वो लोग वहाँ से जाते हुए कहते हैं ग्रेजुएशन एग्जाम देने का चांस दिया था, पर तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम हमें सीधा सीधा मना कर रहे हो, तुम्हें इसके लिए बहुत अफसोस होगा। जुओ कहता है अपनी बकवास बंद करो, हमें नीचा देखना बंद करो। फिर मालोंग रैंकिंग लिस्ट को देखता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपनी टीम को बना लिया था। फिर मालोंग कहता है सिर्फ कुछ ही हाई टायर ई रैंक के लोग बचे हुए हैं, हमारे पास सिर्फ एक मेंबर की कमी है, पर कोई भी हमारी टीम में नहीं आना चाहता। फिर उसके बाद सी चैन बगल में मुड़ता है और डीमन हट के स्किल को यूज करता है और वो उस स्किल से गोंग जुआन को देखते हुए सोचने लगता है सी रैंक मिड टायर कैरियर सर्विस का डायरेक्टर गोंग जुआन, इसका भी सरनेम गोंग टिंग की तरह गोंग है, तो हो सकता है कि ये भी गोंग फैमिली का एक मेंबर हो। इतने इम्पोर्टेंट ग्रेजुएशन एग्जाम में रूल को इतने अचानक से बदल देना और उसने मेरे रैंक को भी सबसे नीचे कर दिया ताकि कोई भी मेरे साथ टीम नहीं बनाना चाहेगा। क्या उसे सच में लगता है कि मैं गोंगटिंग के लिए इतना ज्यादा खतरनाक हूँ? मुझे लगता है जिन लोगों के पास पावर होती है वो लोग जो मन चाहे वो करते हैं, लेकिन जो हो जाए मैं इस ग्रेजुएशन एग्जाम को किसी भी कीमत पर दूंगा। और क्योंकि तुम मुझे इस तरह खुले आम टारगेट बना रहे हो तो मैं भी अब पीछे नहीं हटूंगा। हमारे पास हमारी एबिलिटी सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। तो सी चैन अपने लैटिनिक एसासिन क्लास को यूज करता है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगा था, जिसे देखकर गोंग जुआन भी हैरान हो जाता है। उसे देखकर मालूम चिल्लाते हुए कहता है सी चैन तुम ये क्या कर रहे हो? फिर सी चैन सोचने लगता है वेगनर यूनिवर्सिटी में हमेशा से एक स्पेशल ट्रेडिशन रहा है स्टूडेंट को उनके क्लास को मास्टर करने में और उनके बैटल स्किल को बेहतर करने में। स्टूडेंट जब चाहे वो किसी भी दूसरे स्टूडेंट के साथ 1v1 चैलेंज कर सकता है। माना कि ये जल्दबाजी में किया हुआ फैसला है, लेकिन अपनी असली ताकत को दिखाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को चैलेंज करता हूँ तो वो मना कर सकता है, लेकिन गोंगटिंग वो कभी भी मना नहीं करेगा। मुझे बस गोंगटिंग को हराना है। फिर उसके बाद जो लोग हाई स्कोर बनाना चाहते हैं वो लोग अपने आप ही हमारे टीम में ज्वाइन होना चाहेंगे। फिर तभी पीछे से कोई आते हुए कहता है सी चैन ऐसा लगता है कि तुम्हारे टीम में अभी भी एक मेंबर की कमी है। मैं भी इस साल के ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। और ये लिंग्यू होती है जो कहती है मेरा मिडिल स्कूल में डी रैंक था, इसलिए मैं तुम्हारे टीम में ज्वाइन होकर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनूंगी। और लिंग्यू को देखकर उसके टीम मेंबर सोचने लगते हैं आखिर सी चैन लिंग्यू को कब से जानता है, वो हमसे आजकल बहुत सारी बातों को छिपाने लगा है। और उसे देखकर गोंगटिंग भी हैरान हो गया था। फिर गोंगचैंग चिल्लाते हुए कहता है सिस्टर तुमने अभी क्या बकवास किया? और गाइस लिंग्यू इसकी कजन सिस्टर है। और इस बात को सुनकर गोंग जुआन भी हैरान हो जाता है, जो उसे हजम नहीं होता और वो खांसने लगा था, क्योंकि उसने तो गोंगटिंग का मदद करने के लिए बोला था और ये उल्टा सी चैन की ही मदद कर रही है। फिर उसके बाद लिंग्यू सी चैन के पास आने लगती है और वहाँ के स्टूडेंट बात करने लगते हैं। स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट लिंग्यू, क्या वो सच में सी चैन जैसे कचरे की टीम में जाना चाहती है? क्या वो सच में इस साल के ग्रेजुएशन एग्जाम को देना चाहती है? उसका बैकग्राउंड बहुत ही मिस्टीरियस है। रूमर्स है कि वो सेंगे के बहुत ही जीनियस स्टूडेंट है। फिर गोंग जुआन सोचने लगता है आखिर वो लड़की कब से बाहर लोगों का साथ देना शुरू कर दी। फिर वो कहता है मिस लिंग्यू एक एक्सचेंज स्टूडेंट होने के नाते तुम स्कूल के ग्रेजुएशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा तुम इस स्कूल में ट्रांसफर होने के बाद अभी तक तुमने अपने रैंक को चेक नहीं कराया है, इसलिए हमें तुम्हारे असली रैंक के बारे में कुछ भी नहीं पता है और हमारे पास तुम्हारे रैंक को लेकर कोई रिपोर्ट भी नहीं है। अगर हम इस ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में तुम्हें पार्टिसिपेट करने देते हैं तो ये हमारे रूल के खिलाफ होगा। फिर तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आते हुए कहता है डायरेक्टर गोंग जुआन बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और उसे देखकर मालूम चिल्लाते हुए कहता है प्रिंसिपल आप यहाँ पर कब आए?
और उसे देखकर गोंगजुआन खड़े होते हुए सोचने लगता है क्या यहाँ प्रिंसिपल भी है। तभी प्रिंसिपल मालों के पास से टेलीपोर्ट होकर लिंगू के पास आ जाता है और उसे कहता है, लिंगू तुम एक्सचेंज में कुछ समय के लिए हमारे स्कूल में हो, तो तुम इन सब मामलों में क्यों शामिल हो रही हो। फिर सीचन हैरान होते हुए सोचने लगा था, मुझे लगा था कि प्रिंसिपल सोल्जर क्लास से है, तो आखिर उनके पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटी कैसे है। फिर प्रिंसिपल कहता है, लिंगो अगर तुम पार्टिसिपेट करती हो तो ये फेयर नहीं होगा। ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जाम तभी मायने रखेगा जब स्टूडेंट अपनी असली ताकत का यूज करेंगे। क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करती। फिर लिंगो कहती है, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। फिर सीचन डीमन हट के एबिलिटी का यूज करके उनके रैंक को देखने की कोशिश करता है, पर उनके रैंक की जगह उनके सिर पर क्वेश्चन मार्क दिखा रहा था। तो इसका मतलब इन लोगों का ए रैंक हो सकता है या एस रैंक हो सकता है, क्योंकि जब सीचन बी रैंक से ज्यादा पावर का यूज किया था तो डीमन हट उसे नहीं झेल पाया था। फिर उसके बाद गोंगजुआन कहता है, प्रिंसिपल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा स्कूल एक प्रेस्टिजियस स्कूल है क्योंकि हमने हमेशा अपने रूल को फॉलो किया है, इसलिए हम रूल को नहीं तोड़ सकते। फिर प्रिंसिपल कहता है, नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का मिशन अवेकनर्स को तैयार करना है और उनके लिए एक ऐसा स्टेज तैयार करना है जो उनके टैलेंट को सभी के सामने दिखा सके, ताकि दुनिया में टैलेंटेड अवेकनर की कमी ना हो। ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जामिनेशन नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का बहुत सालों का ट्रेडिशन है और एक स्टूडेंट के लिए लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। पर अगर हमारे स्टूडेंट किसी की वजह से इस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं तो हमारा स्कूल इस रेपुटेशन को कैसे बनाए रख सकता है। उसकी बातें सुनकर गोंगजुआन हैरान होते हुए सोचने लगता है, वो इन बातों को इनडायरेक्ट मुझे बोल रहे हैं, क्या उन्हें पता चल गया है कि मैंने रूल्स को बदल दिया है। वो कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, पर आज वो लिंगू के साथ मिलकर नाटक कर रहे हैं। क्या ये सब उस बच्चे की वजह से है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उस बूढ़े बेवकूफ से बहस करने की जरूरत नहीं है। गोंगटिंग मैं तुम्हारी मदद बस यहीं तक कर सकता था। सभी हाई रैंकिंग स्टूडेंट दूसरे के साथ टीम बना चुके हैं और सी चैन की टीम में तीनों कमजोर लोग हैं, उनके साथ कम्पीट करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, तुम आसानी से जीत सकते हो। फिर उसके बाद गोंगजुआन झुकते हुए कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कैरियर सर्विस डिपार्टमेंट की गलती थी, हम लोगों ने गलत अंदाजा लगाया था, हमें लगा नहीं था कि इससे कुछ स्टूडेंट अपनी टीम को नहीं बना पाएंगे। फिर वो कहता है, मैं अनाउंस करता हूँ, जिन लोगों की टीम के पास 5 मेंबर्स नहीं हैं या उनके टीम में कोई हाई टायर ई रैंक का मेंबर नहीं है, वो भी अपनी टीम को बना सकते हैं। ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जामिनेशन के दरवाजे सभी स्टूडेंट के लिए खुले हुए हैं। फिर उसके बाद सीचन और उनके रूममेट अपनी टीम को बना लेते हैं। फिर वो लोग काफी खुश होते हुए कहते हैं, अब हम बिना किसी प्रॉब्लम के ग्रेजुएशन एग्जाम को दे सकते हैं। फिर मालोंग कहता है, सीचन तुम हमारे टीम के कैप्टन बनोगे। फिर प्रिंसिपल कहता है, जितना मैंने सोचा था लिंगो तुम उससे ज्यादा सीचन में इंटरेस्टेड हो। एक तरफ गोंग टीम की टीम जो स्कूल की हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है और दूसरे तरफ सी चैन की टीम जिसके 3 रूममेट्स पूरे स्कूल में सबसे लोएस्ट रैंक के हैं। मैं ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ कि आखिर वो लोग कौन से डंजन को चुनेंगे और वो दोनों कितने स्कोर को बनाएंगे। फिर एग्जामिनर कहता है, टीम बनने के बाद टीम का कैप्टन डंजन को चुन सकता है। फिर तभी उसके टैब में एक नोटिफिकेशन आता है, एक टीम ने ऑलरेडी एक डंजन को चुन लिया है और ये नोटिफिकेशन दूसरों के में भी आ गया था और वो लोग बात करने लगते हैं, क्या सीचन की टीम ने ऑलरेडी एक डंजन को चुन लिया है, क्या उन्होंने सच में उसी डंजन को चुना है। और वहीं उसकी टीम कहती है, सीचन क्या तुम पागल हो गए हो, उसे जल्दी से कैंसिल करो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने किस डंजन को चुना है। पर सीचन उनकी बातों को इग्नोर करके उस डंजन के नाम की तरफ देख रहा होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जामिनेशन। ये पहली बार है जब स्टूडेंट एक असली का डंजन में जाने के लिए टीम बनाते हैं, जहाँ पे डंजन के मास्टर और उनके बॉस को मारकर स्टूडेंट क्रेडिट पॉइंट को हासिल करते हैं। फिर बताया जाता है पॉइंट्स 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें पहले में कि अगर कोई टीम डंजन के सभी मास्टर को मार देती है तो उसे 10 पॉइंट मिलता है और अगर कोई मास्टर बच जाता है तो उनके पॉइंट को कम कर दिया जाता है, जहाँ एक मास्टर बचने पर 1 पॉइंट को माइनस कर दिया जाता है। फिर दूसरे में अगर डंजन के बॉस को मार दिया जाता है तो उन्हें 20 पॉइंट मिलता है, पर अगर वो ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो उनके पॉइंट को माइनस नहीं किया जाता। फिर तीसरे में बताया जाता है कि डंजन को 1 घंटे के अंदर पूरा करना है, जिसके बदले उन्हें 20 पॉइंट मिलेगा, पर अगर वो 1 घंटे के अंदर डंजन को क्लियर नहीं कर पाते तो हर 5 मिनट में उनके 1 पॉइंट को माइनस कर दिया जाएगा। जितना डंजन का रैंक होता है उन्हें क्लियर करना भी उतना ज्यादा मुश्किल होता है और उनके डिफिकल्टी के हिसाब से उन्हें पॉइंट भी उतना ज्यादा मिलता है। जैसे अगर कोई F रैंक डंजन को चुनता है तो उनका स्कोर 1.5 गुना बढ़ जाएगा और उन्हें मैक्सिमम स्कोर 75 पॉइंट मिलेगा, पर अगर कोई E रैंक डंजन को चुनता है तो उसका स्कोर 2 गुना बढ़ जाएगा और उसे मैक्सिमम स्कोर 100 पॉइंट मिलेगा। गाइस जो वेबसाइट की ट्रांसलेशन है वही थोड़ी इधर उधर है, इसलिए कुछ कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो गाइस चाहे मैं डंजन बोलूं, रिफ्ट बोलूं या डीमन लेयर बोलूं, सेम है। फिर बताया जाता है अगर कोई टीम डंजन को अच्छे से क्लियर करे तो उसे टोटल 50 पॉइंट मिलेगा
और अगर वो टीम ई रैंक डंजन को चुनता है तो उनका स्कोर बढ़ के 100 पॉइंट हो जाएगा और जो हाईएस्ट स्कोर वाली टीम होगी उसके सभी मेंबर को इंपीरियल गिल्ड की तरफ से एक ऑफर मिलेगा। फिर बताया जाता है जो एमवीपी होगा यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर उसे टीम की वोटिंग और इंस्ट्रक्टर के इवेल्युएशन के द्वारा बनाया जाएगा और जो एमवीपी होगा उसे इंपीरियल गिल्ड सीधा मैनेजमेंट का पोजीशन देगी और साथ में ग्रेजुएशन एग्जाम को जीतने की प्राइज मनी 1 मिलियन युआन देगी। फिर तभी वहाँ के स्टूडेंट बात करने लगते हैं ग्रेजुएशन एग्जाम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर 90 पॉइंट है और जिस जीनियस स्टूडेंट ने इस रिकॉर्ड को बनाया था वो अभी इंपीरियल गिल्ड का लीडर है। ई रैंक डंजन बहुत मुश्किल है, उसे क्लियर करने के लिए कम से कम तुम्हारे पास 3 डी रैंक स्टूडेंट का होना जरूरी है। पर इस बार ऐसा लगता है कि शायद कॉन्ग टिंग की टीम स्कूल के हाई स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। फिर तभी सभी के रिस्टरमैंड में डिंग करके मैसेज आता है। फिर वो स्टूडेंट कहता है एक टीम ने ऑलरेडी एक डंजन को चुन लिया है। पर जब वो गौर से देखता है तो वो काफी हैरान होते हुए कहता है ये क्या बकवास है, सी चैन की टीम ने सच में एक डी रैंक के डंजन को चुना है। फिर बताया जाता है सी चैन ने डी रैंक डंजन को चुना है पर इस डंजन के लिए सी चैन के सभी टीम मेंबर कंफर्म नहीं किए होते हैं। फिर स्टूडेंट उसे देखकर बोलने लगते हैं अभी तक किसी ने भी इससे पहले डी रैंक डंजन को नहीं चुना है, क्या उसने गलती से डी रैंक डंजन को चुन लिया? फिर मालूम काफी घबराते हुए कहता है सी चैन क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने में भी है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने किसे चुना है? और वहीं जुओ कोने में बैठे रोते हुए कह रहा होता है आखिर मैं तुम्हारे जैसे पागल की टीम में क्यों आ गया। और सी चैन के सभी टीम मेंबर के रिस्टरबैंड में मैसेज आया होता है कि कैप्टन ने डी रैंक डंजन को चुना है, क्या तुम इसके लिए एग्री करते हो? उसे देखकर जुओ कहता है अब बहुत देर हो गई है, मैं इस टीम को नहीं छोड़ सकता। फिर मालूम कहता है क्या तुमने इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचा है? हम एक डी रैंक डंजन की बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें डी रैंक की डिफिकल्टी के बारे में पता भी है? पर तब सी चैन उसकी बातों को काटते हुए कहता है मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। फिर तभी कॉन्ग टिंग भी डी रैंक के डंजन को चुन लेता है और कॉन्ग टिंग के सभी टीम मेंबर भी डी रैंक के डंजन के लिए कंफर्म कर देते हैं। उसे देखकर स्टूडेंट हैरान होते हुए कहता है क्या एक और डी रैंक डंजन? इसे तो कॉन्ग टिंग की टीम ने चुना है। फिर हमें उनके टीम मेंबर के एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है आखिर वो टीम कितनी अकड़ क्यों दिखा रहे हैं, उन्हें तो अपनी असली औकात भी नहीं पता है। उन्हें पता है कि वो सबसे लास्ट में आने वाले हैं, इसलिए वो लोग सिर्फ दूसरे को ध्यान अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उस लड़की के बगल में खड़ा चश्मिश कहता है एक डी रैंक डंजन के लिए उसके टीममेट्स कभी भी कंफर्म नहीं करेंगे, उनके पास अभी भी मौका है, वो दूसरे टीम में जा सकते हैं। फिर वो येलो हेयर वाली लड़की कहती है जो टीम कितनी मुश्किल से बनी थी वो टीम फिर से अलग होने वाली है। फिर हमें मालव को दिखाया जाता है जो सी चैन की तरफ गौर से देखते हुए सोच रहा था। सी चैन के एक्सप्रेशन को देखकर लगता है जैसे कि उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। एक समय था जब तुम पूरे स्कूल में सिर्फ मेरे ऊपर ही डिपेंड रहते थे, पर अब तुम्हारे आसपास के उस पावरफुल ऑरा को देखकर लगता है कि तुम पहले से काफी बदल चुके हो। फिर उसके बाद मालूम डी रैंक डंजन के लिए कंफर्म कर देता है और कहता है हम पिछले 4 सालों से एक साथ हैं, इसलिए मैं आखिरी तक भी तुम्हारा ही साथ दूंगा। फिर जुओ का भाई कहता है अगर हमें लास्ट प्लेस में आना ही है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे हम एफ रैंक डंजन को चुने या डी रैंक डंजन को। जो है सो है, अब चलो डी रैंक डंजन में जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या है। फिर उनके पीछे से जुओ कहता है हे क्या तुम लोग पागल हो गए हो, मैं अपने डॉर्मेट्री में सबसे टॉप पर हूँ तो मैं सबसे लास्ट कैसे हो सकता हूँ। फिर वो भी कंफर्म बटन को क्लिक कर लेता है और कहता है मैं भी ज्वाइनिंग करूंगा, मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। फिर सी चैन के सभी टीम मेंबर भी डी रैंक डंजन को क्लियर करने के लिए चुन लेते हैं। फिर सी चैन कहता है सभी लोग मुझे माफ कर देना, मैंने डी रैंक डंजन को इसलिए चुना है क्योंकि मुझे एमवीपी बनना है। जिसकी बातों को सुनकर कॉन्ग टिंग काफी हैरान हो जाता है। फिर सी चैन आगे कहता है लेकिन अब मैं तुम लोगों को अपने साथ आने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, तो चलो अब साथ मिलकर टॉप स्कोर करते हैं। फिर तभी सी चैन के पास कॉन्ग टिंग आते हुए कहता है एमवीपी सिर्फ मैं ही बनूंगा। सी चैन पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट हो सकता है। उसे देखकर लिंगो कहती है ये पहली बार है जब मैंने कॉन्ग टिंग को इतना सीरियस देखा है। उन दोनों के बीच का बैटल आखिरकार अब सबके सामने आ गया है। फिर प्रिंसिपल कहता है आज के यंग लोग सच में काफी कमाल के और हिम्मत वाले हैं। फिर लिंगो कहती है लेकिन सी चैन ने डी रैंक डंजन को चुना, देखकर नहीं लग रहा कि उसके अंदर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है। भले ही वो सी रैंक का भी क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए एक डी रैंक डंजन को अकेले क्लियर करना इम्पॉसिबल है। डी रैंक डंजन में 3 गुना पॉइंट मिलता है।
और उसका मैक्सिमम स्कोर 150 पॉइंट है, लेकिन साथ ही डी रैंक डंजन की डिफिकल्टी ई रैंक से कहीं ज्यादा है। उनके सभी टीम मेंबर के ताकत को देखकर लगता है कि अभी के लिए डी रैंक डंजन को चुनना उनके लिए ठीक नहीं होगा। फिर प्रिंसिपल कहता है, हाँ, कॉम्बैट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन शुरू होने में सिर्फ 1 ही महीना बचा है। इतने कम समय में अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर बनाना कि वो डी रैंक डंजन को क्लियर कर सके, ये उनके लिए इम्पॉसिबल है। पर मैं उम्मीद करता हूँ जब सी चैन की टीम की बारी आएगी तो वो एक अच्छा स्कोर कर सके। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सी चैन अपने टीम मेंबर को ट्रेनिंग दे रहा था और वो सोच रहा था अभी भी ग्रेजुएशन एग्जाम शुरू होने में 17 दिन बाकी है। फिर मालूम कहता है, हे सी चैन, सभी लोग ट्रेनिंग करने के लिए एलिमेंटर पावर ट्रेनिंग रूम और मॉन्स्टर कॉम्बैट सिमुलेटर का यूज कर रहे हैं, पर तुम हमसे डॉज बॉल, शटल रन, स्प्रिंट और लॉन्ग डिस्टेंस रन क्यों करवा रहे हो? मेरा मतलब हमारा ग्रेजुएशन एग्जाम कोई स्पोर्ट गेम नहीं है, तो ये सब करने का क्या मतलब है? फिर सी चैन कहता है, सिमुलेशन ट्रेनिंग में तुम अपने एलिमेंटल एबिलिटीज का जितना चाहो उतना प्रैक्टिस कर लो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार वो सब अभी भी सिमुलेशन है। जब तुम एक डंजन में एक ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर का सामना करते हो जिसका तुमने उससे पहले कभी सामना नहीं किया, तो तुम डर से कांपने लगोगे, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। उस समय चाहे तुम्हारी थ्योरीज हो या जल्दबाजी में बनाया गया कोई कॉम्बो अटैक, कोई काम नहीं करेगा। उस जगह सिर्फ तुम्हारा इंस्टिंक्ट काम करेगा। फिजिकल एंडोरेंस, एक्सप्लोजिव पावर और रिएक्शन स्पीड, हम इसकी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम ये सब अपने फिजिकल इंस्टिंक्ट को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। स्कूल के सिमुलेशन ट्रेनिंग में जाने से जो हमें फायदा मिलेगा वो बहुत ही मामूली है। इस समय अगर कोई ट्रेनिंग काम कर सकती है तो वो है एक असली डंजन में जाकर बैटल के एक्सपीरियंस को पाना। अभी के लिए सिर्फ यही ट्रेनिंग काम आ सकती है, लेकिन हमारे जैसे मामूली लोग एक असली डंजन में ट्रेनिंग नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनका हाई स्टेटस हो या जिन्हें प्रिविलेज मिलता है, जो कभी भी मामूली लोग नहीं थे, वो लोग सिर्फ असली डंजन में जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। फिर हमें गोंगटिंग और उनके टीम को दिखाया जाता है जो एक डंजन में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर से चैन आगे बताता है, ऐसे हाई स्टेटस वाले लोग जन्म से ही इनके पास सब कुछ होता है, इनके और हमारे बीच काफी बड़ा गैप होता है और इस गैप को ये लोग कभी भी भरने नहीं देते, ताकि इनके और इनके आने वाले लोगों के पास हमेशा पावर और पोजीशन रहे। इन्हें वो सब पहले से ही मिल जाता है जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। फिर जो कहता है, तो हम जैसे नोबडी लोग क्या कर सकते हैं? फिर से चैन कहता है, इंपीरियल गिल्ड में इंटर करना, हम उनके आंखों के सामने ही उनके और अपने बीच के गैप को भर सकते हैं और ग्रेजुएशन एग्जाम ही उस गैप को भरने का एकमात्र चांस है, या हम उन्हें भी पीछे छोड़ सकते हैं और उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं सभी से किए गए इस वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, हम जरूर जीतेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सी चैन टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर स्टारफॉल वेस्टरलैंड में फैंटम लायन से फाइट कर रहा होता है और ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जामिनेशन होने में 10 दिन बचे होते हैं और साथ में वो दिन में ट्रेनिंग ग्राउंड में अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और रात को सोते हुए टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर फैंटम लायन से फाइट कर रहा होता है और वहीं गोंगटिंग भी ट्रेनिंग डंजन में ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर सी चैन अपने और अपने फ्रेंड्स की और भी हार्ड ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अब ग्रेजुएशन एग्जाम शुरू होने में 3 दिन बाकी है। फिर उसके अगले दिन दिखाया जाता है सी चैन लेवल अप कर लेता है और अब वो 16 लेवल में चला गया था और अब वो बी रैंक के फैंटम लायन को भी बड़े आसानी से मार सकता है। फिर सी चैन कहता है, असली बैटल अब शुरू होने वाला है। के बाद ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जामिनेशन का दिन आ जाता है। फिर हमें एक ड्रोन को दिखाया जाता है जो कहता है, हेलो एग्जामिनीज, मैं ड्रोन हूँ जो एग्जामिनेशन में आपके साथ रहेगा। फिर हमें सी चैन की टीम और सी चैन को दिखाया जाता है जो बंटन के पूरी तरह से तैयार हो गए थे। फिर ड्रोन कहता है, इसे मेक श्योर कर ले कि आपका रिस्ट बैंड और गियर ठीक तो है ना। फिर उसके बाद एग्जामिनर कहता है, ग्रेजुएशन एग्जाम अब शुरू होता है और इसी के साथ ग्रेजुएशन एग्जाम का डंजन खुल जाता है। फिर हमें नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी के बाहर प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो एक आदमी से हाथ मिलाते हुए कहता है, चेयरमैन गोंग, आपसे मिले हुए काफी लंबा समय हो गया। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है और इसका नाम गोंग लिन है जो गोंग टिंग के फादर के साथ साथ इंपीरियल गिल्ड का को फाउंडर भी है। फिर वो कहता है, आपको इंतजार कराने के लिए मुझे माफ कर देना। उसे देखकर वहाँ के स्टूडेंट बात करने लगते हैं, सच में इंपीरियल गिल्ड के फाउंडर अभी भी काफी हैंडसम है, उसके पीछे खड़े उस कार को तो देखो। इंपीरियल गिल्ड के को फाउंडर और नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल पर्सनली उसे इनवाइट किए हैं
फिर उसके बाद हमें उस कार से एक और आदमी को निकलते हुए दिखाया जाता है। फिर बताया जाता है इसका नाम कार्ल कैवेंडिस है और ये ग्लोबल गिल्ड फेडरेशन का वाइस चेयरमैन है, जिसे देखकर वहाँ के स्टूडेंट काफी हैरान होते हुए कहते हैं, क्या यह सच में ग्लोबल गिल्ड फेडरेशन का वाइस चेयरमैन है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारे स्कूल में आए हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को क्यों खाली किया गया। गिल्ड फेडरेशन वर्ल्ड की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। उन्हें अपने आंखों से ही देखना अपने आप को बहुत लक्की माना जाता है। अगर उनका ध्यान तुम्हारे तरफ चला गया तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। और वहीं प्रिंसिपल कह रहा होता है, अंदर चलिए, ग्रेजुएशन एग्जाम का लाइव स्ट्रीम शुरू ही होने वाला है। फिर हमें गोंग जुआन को दिखाया जाता है जो कहता है, इस साल ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जामिनेशन में टोटल 184 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 28 की टीम बनी है। 23 टीम ने एफ रैंक डंजन को चुना है, जबकि 3 टीम ने ई रैंक डंजन को चुना है और आखिर में 2 टीम ने डी रैंक डंजन को चुना है। फिर हमें ग्लोबल गिल्ड फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल सिगरेट को दिखाया जाता है जो कहती है, क्या सच में यहाँ ऐसी टीम है जिसने डी रैंक डंजन को चुना है? यहाँ तक कि प्रोफेशनल गिल्ड मेंबर्स के लिए भी एक डी रैंक डंजन काफी खतरनाक होता है। क्या आपने यहाँ के स्टूडेंट को बताया तो है ना कि एक डी रैंक डंजन कितना खतरनाक हो सकता है? फिर गोंग जुआन कहता है, हमने एडवांस में ही सभी स्टूडेंट को सभी चीजों के बारे में पहले से ही बता दिया था। ज्यादातर स्टूडेंट के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस न होने की वजह से कई सारे ई रैंक स्टूडेंट एफ रैंक डंजन को चुने हैं और ऐसा लगता है कि वो एफ रैंक डंजन के लिए काफी होंगे। फिर हमें एफ रैंक डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक एफ रैंक का स्टूडेंट जो लाइटनिंग वॉरियर होता है वहाँ के मॉन्स्टर को मार रहा होता है, तभी उस ई रैंक डंजन का बॉस आ जाता है और ये भी एक एफ रैंक का लाइटनिंग वॉरियर था और इस बॉस का नाम था जियांट फैंग्ड सैलेमेंडर। फिर बताया जाता है जो डंजन का बॉस होता है, जो डंजन के नॉर्मल मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए एक एफ रैंक डंजन के बॉस को हराने के लिए स्टूडेंट को अपनी पूरी ताकत लगाना होगा। लेकिन अगर ई रैंक डंजन की बात की जाए तो वो एक अलग ही लेवल पर होता है। एक ई रैंक डंजन के नॉर्मल मॉन्स्टर ही एफ रैंक डंजन के बॉस के जितना ताकतवर होते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट के लिए एक ई रैंक डंजन को क्लियर करना इम्पॉसिबल के बराबर है। फिर सिगरेट कहती है, अगर स्टूडेंट ज्यादा खतरे में हो तो उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज अवेलेबल है? फिर गोंग जुआन क्या था, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सेक्रेटरी जनरल, हमारे स्टूडेंट सेफ हैं। हर एक डंजन के बाहर इंपीरियल गिल्ड के लोग खड़े हैं। अगर कोई स्टूडेंट खतरे में पड़ जाता है तो तुरंत अपने एक्शंस को लेंगे और इसके अलावा हर एक स्टूडेंट के रिस्ट बैंड में ट्रांसमिशन फंक्शन है। फिर एक स्टूडेंट कहता है, मैं एग्जाम को विड्रॉ करता हूँ। फिर उसके बाद उन स्टूडेंट को डंजन के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। फिर गोंग जुआन कहता है, स्टूडेंट जब चाहे तब एग्जाम को विड्रॉ कर सकते हैं। फिर उन्हें डंजन के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर सिगरेट कहते हैं, इतना खतरे को जानने के बावजूद भी तो टीम ने डी रैंक डंजन को चुना है। ऐसा लगता है कि आपके पास टैलेंटेड स्टूडेंट की कमी नहीं है, मैं तो उनके परफॉर्मेंस का देखने का इंतजार कर रही हूँ। फिर गोंग जुआन भी सोच रहा होता है, मैं भी ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, आखिर वो कितने मिनट तक डंजन में टिक सकते हैं। वो बच्चे एग्जाम से जल्द ही विड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें डी रैंक डंजन का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सी चैन की टीम के सामने कई सारे मंकी मॉन्स्टर थे। फिर बताया जाता है कि ये रैथ विंग मंकी है और ये डी रैंक के क्लाउड एसासिन है और इसका रैंक और क्लास सेम कियांग डी के जैसे है, जिसे सी चैन ने लेवल 11 में होने के बावजूद भी कुत्ते की तरह पीटा था, पर अब तो सी चैन लेवल 16 पर है। फिर सी चैन कहता है, क्लाउड टाइप एसासिन और इसके अलावा ये ठंड का इलाका, इस जगह इनकी स्पीड और भी ज्यादा होती है, इसलिए बस तुम्हें इनके डाइव अटैक से बचना है। फिर उसके बाद वो मंकी सी चैन की टीम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। फिर उसके बाद सी चैन कहता है, वो आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद वो रैथविंग मंकी जैसे ही सी चैन की टीम के ऊपर अटैक करते हैं, वो लोग जैसे तैसे करके उसके अटैक से बच जाते हैं और इस बात से वो लोग भी काफी हैरान थे कि वो लोग एक डी रैंक मॉन्स्टर के अटैक से बच गए। फिर तभी हमें एक मंकी को जमीन पर गिरते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर जो हैरान होते हुए कहता है, क्या इस सी चैन ने किया? आखिर उसने इतनी तेजी से अकेले 3 डी रैंक मॉन्स्टर को मारा कैसे? फिर सी चैन कहता है, अभी के तुम्हारी ताकत उनसे निपटने के लिए काफी नहीं है, इसलिए तुम्हें बस उनके अटैक को डॉज करना है, बाकी सबको तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर उसके बाद सी चैन वहाँ से चले जाता है। फिर उसके बाद सी चैन के फ्रेंड उन मंकी के अटैक से बचने लगते हैं। फिर तभी जो एक पेड़ से टकरा जाता है। फिर वो सोचने लगता है, तो इसीलिए वो हमारे रिएक्शन स्पीड और फिजिकल की ट्रेनिंग करा रहा था, उसे हमसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद नहीं थी। वो इस
इसलिए ट्रेनिंग करा रहा था ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। मैं अपने रूम का बॉस हुआ करता था, पर ग्रेजुएशन एग्जाम में मुझे इस बच्चे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। फिर हमें सी चैन को दिखाया जाता है जो उन मंकीज को गाजर मूली की तरह काट रहा था, जिसे देखकर बाकी के मंकीज गुस्सा हो जाते हैं और सी चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन सी चैन उन सभी को भी गाजर मूली की तरह काट देता है। फिर जुओ सोचने लगता है, जब मालोंग ने कहा था कि सी चैन काफी ताकतवर है तो मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर जब मैं इसे अपने आंखों से देख रहा हूँ मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक स्टूडेंट इतना ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है। इसकी ताकत तो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से भी ज्यादा है। इसे देखकर तो साफ पता चल रहा है कि इसके पास पहले से ही बैटल का एक्सपीरियंस है। यह आदमी अचानक से इतने भरोसेमंद कब बन गया? मैं कब से इसके ऊपर डिपेंड होने लगा? मैं इसके पीछे छिप कर नहीं रह सकता। फिर तभी एक मंकी जुओ के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिसे देखकर उसका भाई यू कहता है, जुओ ध्यान दो, तुम्हारे पीछे मंकी है। फिर जुओ अपने फायर मेज क्लास का यूज करता है और अपने दोनों हाथों में फायर को यूज करके उस मंकी के पैर को पकड़ लेता है। फिर जुओ कहता है, मालूम यू, हम पूरे समय एक बोझ बनकर सी चैन के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। ये सिर्फ उसका ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जाम नहीं बल्कि हमारा भी है। फिर यू अपने फ्लोरा चैंट क्लास को यूज करता है और वो वाइन लॉक के अटैक को यूज करता है। फिर जमीन से वाइन्स निकलकर उस मंकी को पकड़ लेती है, पर वो मंकी डी रैंक का था, इसलिए वो कुछ ही समय में उन वाइन्स को तोड़ देता है और साथ ही अपने पैर से वो जुओ के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसे देखकर यू हैरान होते हुए कहता है, उसने मेरे वाइन लॉक को तुरंत तोड़ दिया। फिर तभी वो मंकी बर्फ में जम जाता है और ये मालूम था जिसने अपने क्लास क्लाउड चैट का यूज करके उसके ऊपर फ्रोस्ट ब्रीज का अटैक किया था। फिर वो कहता है, मैं उसे कुछ समय के लिए रोक सकता हूँ। जियांग यू, चलो मिलकर अटैक करते हैं। फिर उसके बाद यू और मालूम दोनों मिलकर अपने कंबाइन अटैक को करते हैं, जिससे वो मंकी हिल भी नहीं पा रहा था। फिर वो दोनों कहते हैं, जुओ अब तुम्हारी बारी है। फिर उसके बाद जुओ एक फायर बॉल बनाते हुए कहता है, ठीक है अब इसका मजा चखो। फिर वो फायर बॉल का अटैक उस मंकी के चेहरे के ऊपर कर देता है और इस अटैक से उस मंकी को भी चोट लगा था। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर जुओ रुकता नहीं और उसके ऊपर कई सारे फायरबॉल का अटैक करता है और इन फायरबॉल अटैक से मंकी को चोट तो लग रहा था, पर वो इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। फिर यो कहता है, अब मैं इसे और ज्यादा नहीं रोक सकता, और मालोंग भी कहता है, मैं भी अपने लिमिट पर आ गया हूँ। फिर जो कहता है, तो ठीक है, मैं अपनी पूरी ताकत का यूज करने वाला हूँ। फिर वो एक बहुत बड़े फायरबॉल को बनाकर उस मंकी के ऊपर अटैक कर देता है और इस बार इस अटैक का पावर इतना ज्यादा था कि वो मंकी खत्म हो जाता है। फिर ड्रोन कहता है, कांग्रेचुलेशन, तुम एक मंकी को मारने में कामयाब हो गए। फिर वो तीनों बर्फ पर गिरते हुए कहते हैं, हमने असली में एक डी रैंक मॉन्स्टर को मार दिया। और इसे देखकर सीचैन भी थोड़ा हैरान था। फिर उसके बाद जो कहता है, सीचैन तुमने ये देखा ना, ये तो हमारे लिए बहुत आसान था। फिर सीचैन को दिखाया जाता है जो सभी मॉन्स्टर को मार चुका था और वो कहता है, हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया। और ड्रोन भी कहता है, कांग्रेचुलेशन, तुम लोगों ने डंजन के सभी मॉन्स्टर को मार दिया है। और उसे देखकर कोंगजुआन हैरान होते हुए सोचने लगता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। वो कचरे स्टूडेंट जिनके पास एक भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग एक डी रैंक मॉन्स्टर जो एक ई रैंक डंजन के बॉस के जितना ताकतवर होता है, उस लेवल के मॉन्स्टर को आखिर वो लोग कैसे मार सकते हैं। उसे देखकर प्रिंसिपल इस्माइल कर रहा था, पर वहाँ खड़ा गोंगलिन सी चैन को देखकर मनी मन कुछ सोच रहा था। फिर ग्लोबल गिल्ड फेडरेशन का वाइस चेयरमैन कार्ल कहता है, उस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस सच में तारीफ के लायक है, और इसके अलावा वो मुझे एक पुराने आदमी की याद दिला रहा है।